हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस एक बार फटाफट बताओ, इज माय वॉइस ऑडिबल और नॉट। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज टेल मी फास्ट। फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जी, आज का चैप्टर जो है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन कैपिटल 80 कैपिटल सी टू 80 कैपिटल यू। मैं कैपिटल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ना स्मॉल सी स्मॉल डी लगाते रहते हैं, वो नहीं है, इसके अंदर कैपिटल है। और ये चैप्टर ना इस जो हमारा इनकम टैक्स है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसका क्वेश्चन ना आए। मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी टू 80 कैपिटल यू में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप फिक्स कर लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई बड़े ध्यान से देनी है आपने क्लास को। और फिर मैं क्लास के बीच में आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ क्लास को स्टार्ट करता हूँ और फिर सारी बातें बातें करेंगे। भाई थोड़ा ध्यान से सुन लो अब। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैपिटल सी टू 80 कैपिटल यू ऑल्सो नोन एज चैप्टर 6 ए डिडक्शन, ठीक है। इसको चैप्टर 6 ए की डिडक्शन भी कहते हैं। देखो डिडक्शन वैसे दो तरह की होती है, एक होती है चैप्टर वाइज, जैसे हेड वाइज। सैलरी चैप्टर में सेक्शन 16 की डिडक्शन मिलती है, वो ग्रोस सैलरी में से मिलती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी में से सेक्शन 24 की दो डिडक्शन मिलती है ना। पीजीबी में से सेक्शन 30 से लेकर 43 की सेक्शन मिलती है। और देन कैपिटल गेन में मिलती है डिडक्शन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मिलती है। ये वो वाली नहीं है, ये डिडक्शन वो वाली नहीं है जो 80 कैपिटल सी टू है। ये फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम मिलती है। मतलब आप पहले सैलरी में से सेक्शन 16 वाली डिडक्शन माइनस कर लो और फिर जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है वो निकाल लो। फिर आप हाउस प्रॉपर्टी में से डिडक्शन माइनस कर लो और फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल लो। फिर पीजीबीपी की जो भी डिडक्शन होती है वो माइनस करो, नेट इनकम निकाल लो। फिर कैपिटल गेन का इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट माइनस करो, कैपिटल गेन निकाल लो। फिर अदर सोर्स की डिडक्शन माइनस करो, अदर सोर्स की इनकम निकाल लो। फिर पांचों हेड को जोड़ लो, फिर पांचों हेड को जोड़ लो। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सेल्स, इन पांचों हेड को जोड़ लो, उसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। लेकिन मैं बता दूं, इस ग्रोस टोटल इनकम को निकालने से पहले आपको दो एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, एक क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर की और एक सेट ऑफ की चैप्टर की, फिर जाकर बनता है फाइनल ग्रोस टोटल इनकम। कई लोग कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है टोटल एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। भाई मेरे हिसाब से थोड़ा ये इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। मेरे हिसाब से ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ 5 हेड ऑफ इनकम प्लस एडजस्टमेंट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एज वेल एज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, देन इट इज कॉल्ड ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है ना। फिर ग्रोस टोटल इनकम में से ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होता है सेक्शन 80 सी टू 80। तो भाई जो आप पढ़ने जा रहे हो ना आज, वो माइनस होता है ग्रोस टोटल इनकम में से। देखो दिखा देता हूं, आपने सैलरी निकाल लिया, हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया, पीजीबीपी निकाल लिया, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इसे कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। इसमें से आपको 80 सी टू 80 यू माइनस करना है, फिर बचता है वो टोटल इनकम कहलाता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, कई लोग कहते हैं सर ग्रोस टोटल इनकम में से ना जब आप डिडक्शन माइनस करोगे ना हम नेट इनकम बोलेंगे। मैंने क्यों बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, हमें ना बचपन से सिखाया गया है। हम ना 11th क्लास में थे ना, उसी वक्त हमारे ब्लड में ना इंजेक्शन लगा दिए थे उन्होंने, बोले सुन बेटा ग्रोस में से कुछ माइनस करे तू नेट ही बोलना। पर नहीं सर, यहां मत बोलना, यहां ग्रोस टोटल इनकम में से अगर आप डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल इनकम बनेगा, या फिर इसको टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, या फिर इसको टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हो, ठीक है ना। डन। हाँ जी सर, यहां तक डन हो गया पहला क्वेश्चन। यस गाइस, कम ऑन गाइस, बी रेडी। सैलरी 5 लाख रुपए है आपकी, हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है, ग्रोस टोटल इनकम जिसको शॉर्ट फॉर्म बोला करेंगे जीटीआई, जीटीआई 11 लाख है। सपोज आपने 80 सी टू 80 यू को अलग से कैलकुलेशन किया और 16 लाख रुपए आ गया। पहला क्वेश्चन ये बनता है, भाई क्या 16 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? और आंसर नेगेटिव में आएगा। द आंसर इज नो। रूल है कि जो डिडक्शन 80 सी टू 80 यू के ना, वो ग्रोस टोटल इनकम को कभी एक्सीड नहीं करेगी। मतलब ये वाली फिगर जो है ना, टोटल इनकम कैन नेवर बी इन नेगेटिव बिकॉज ऑफ डिडक्शन 80 सी टू 80 यू, ठीक है ना। ये कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसकी वजह से तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन जो मिलेगी वो 11 लाख की मिलेगी। इसके अंदर माइनस इसके अंदर और एक्सेस माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्रक्स क्या सीखा आपने कि ग्रोस डिडक्शन 80 सी टू 80 यू जो है वो ग्रोस टोटल इनकम को कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। दूसरा, सैलरी 5 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पता ही होगा आपको, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, अगर उनको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उनके ऊपर पे किया जाए और उनको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किया जाए, तो और वो गेन जो है वो शॉर्ट टर्म आ जाए, तो भैया उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला है 3 लाख,
तो भैया आपकी ग्रोस टोटल इनकम होगी 14 लाख, ठीक है। तो डिडक्शन 80C टू 80U सपोज करो आपने कैलकुलेट कर ली 16 लाख। मेरा क्वेश्चन बताओ कितनी माइनस होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पूरी 14 लाख मतलब 16 लाख है। अभी अभी मैंने बताया था कि ग्रोस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती, तो भैया ग्रोस टोटल इनकम तो तुम्हारी 14 लाख है, तो बताओ 14 लाख माइनस होगी या कम ज्यादा होगी? सर 11 लाख माइनस होगी। क्यों? सर आपके पीडीएफ में लिखा हुआ, हमने नकल मार ली है सर। अबे सर पता क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म 111 नहीं होता ना, इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं मिलता है। ध्यान रख लेना, बस याद कर लेना। इसमें से मिल जाएगा 5 लाख, इसमें से मिल जाएगा 6 लाख, इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन 11 लाख की मिलेगी। मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 11 लाख की मिलेगी, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में से डिडक्शन क्यों नहीं मिली? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में से डिडक्शन क्यों नहीं मिलती? देखो करेक्ट लिखा हुआ है, डिडक्शन 80C टू 80U शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म 111A। द क्वेश्चन इज व्हाई, ये इसमें से क्यों नहीं मिलती? सर द आंसर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, ये टैक्सेबल होता है एट द स्पेशल रेट 15%। देखो भाई एक आम आदमी की जो नॉर्मल इनकम होती है ना, वो 30% के स्लैब पे टैक्स होती है। अगर मैं अमीर आदमी की एग्जांपल लूं जिसकी 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम है, तो उसको 30% पे टैक्स होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म 111A जो है वो 15% पे टैक्स होगा, 15% पे, ठीक है ना। इसलिए लो एक तरफ बेनिफिट दे रहा है कि कंसेशनल रेट पे टैक्स कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी डिडक्शन उससे छीन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है, टोटल हो गया 14 लाख, ठीक है। 80C टू 80U का मान लो रिडक्शन 16 लाख है, आपको फिर से 11 लाख मिलेगा, 14 लाख नहीं मिलेगा। क्यों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U होता है ये माइनस नहीं होता। क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि ये भी एक स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होता है एट द रेट ऑफ 20%। 20% का रेट होता है, और लॉन्ग टर्म 112A में स्पेशल रेट 10% होता है। इसलिए गवर्नमेंट इन पर स्पेशल कंसेशनल रेट दे रही है, इसलिए 80C टू 80U जो है लॉन्ग टर्म में से नहीं मिलेगा। तो आपने क्या क्या सीखा? 80C टू 80U का डिडक्शन जीटीआई को एक्सीड नहीं करेगा, ये सीख लिया। शॉर्ट टर्म 111A में से माइनस नहीं होगा, ये सीख लिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से माइनस नहीं होगा, ये भी सीख लिया। चलो एक क्वेश्चन और सीखो फिर। मान लीजिए आपकी सैलरी 5 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख है, और लॉटरी इनकम 3 लाख है। अब भाई लॉटरी इनकम है, ये तो 30% पे टैक्स होती है, तो ये कोई कंसेशनल रेट तो नहीं है, जैसे शॉर्ट टर्म 15 था, लॉन्ग टर्म 10 या 20 था, ये तो फुल टैक्सेबल है, इसमें डिडक्शन तो मिलनी चाहिए। लेकिन तब भी जो आपको 80C टू 80U का डिडक्शन है ना, वो इसमें से भी नहीं मिलता। देखो 3 लाख में से भी आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं मिलता। लॉजिक लो ये मानता है जो लॉटरी इनकम है वो कैजुअल इनकम होती है, ये कोई अच्छी इनकम नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट ऐसी इनकम को डीमोरलाइज करती है, आपको 30% फ्लैट टैक्स करती है, इसमें से कोई एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन नहीं देती, कोई 80C टू 80U देख लो डिडक्शन नहीं दे रही, और इसके अलावा इसमें से इवन जो 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन बंदे को मिलता है वो भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम लॉटरी इनकम। डन सर। देखो मैंने फाइनल आंसर दिया है। देखो जो रेट होते हैं क्वेश्चन में रेट, वो अपने को दो तरह के होते हैं। एक होता है फाइनेंस एक्ट में गिवन होते हैं, उन्हें स्लैब रेट कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है स्पेशल रेट जो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं। शॉर्ट टर्म 111A, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ रेट लिखा हुआ है 111A, तो इसका मतलब ये स्पेशल रेट है ना, सेक्शन में गिवन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ये 20% वाला है, ये 10% वाला है, ठीक है ना। तो और एक लॉटरी का होता है 115BB। तो नंबर 1 इनके रेट दिखा दिए, कंसेशनल रेट 15, कंसेशनल 20, कंसेशनल 10, और एक हाई रेट 30। डिडक्शन 80C टू 80U इनमें से किसी में से भी नहीं मिलती, मैंने आपको अलग अलग करके भी दिखा दिया, अब कंबाइंड भी दिखा रहा हूं कि डिडक्शन 80C टू 80U इनमें से कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलती, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम रेजिडेंट्स, ये मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, इसे पेंडिंग रख लो, मैं बताऊंगा आपको शिफ्टिंग फॉर रेजिडेंट्स क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पहला सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। गाइस बी रेडी फॉर दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। लेकिन एक बार इससे पहले लिख के बताओ क्या आपको यहां तक क्लियर है? एक बार लिख के बताओ प्लीज, क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से पहले वाला इंट्रो क्लियर है? आइए बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट। देखो आपको पता है सरकार चाहती है कि आप यार कंट्रीब्यूट करो, आप इन्वेस्टमेंट करो। सरकार डरती है कि कहीं इंडिया में रिसेशन ना आ जाए। रिसेशन से बहुत डर लगता है किसी भी कंट्री को, कि लोग भूखे ना मरने शुरू हो जाए। लोग कहते हैं सेविंग करो, सेविंग। सरकार कहती है सेविंग करो, लोग कहते हैं नहीं करते। सरकार कहते हैं डिडक्शन देंगे, लोग कहते हैं हम करेंगे।
ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को। नंबर 1 आप याद रख लेना, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ। सुनो, ये इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दोनों केस में मिलेगी, ध्यान रखना। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, अमाउंट पेड और डिपॉजिट और 1,50,000 विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस का मतलब है जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी ना 80C की, वो 1,50,000 रुपए की मिलेगी। डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑफ द अमाउंट हैज बीन एक्चुअली पेड और डिपॉजिट। ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगी, तो आपको एक्चुअल अमाउंट पे करना पड़ेगा तभी मिलेगी, ठीक है ना। कहां कहां आप डिपॉजिट करवा सकते हो वो हम बात करेंगे। एग्जांपल है 70,000 आपने पे किया, 1.5 लाख लिमिट है, आपको 70 की डिडक्शन मिलेगी। 1,60,000 पे किया, 1,50 की लिमिट है, आपको 1,50 मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन नेवर एक्सीड 1,50,000, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट इज रुपीज 1,50,000। पहली डिडक्शन शुरू कर रहे हैं हम 80C की, पहली डिडक्शन शुरू कर रहे हैं हम LIC प्रीमियम। देखो भाई साहब, मैं कहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना, वैसे देखो आपको पता है कि आप जानते हैं दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है LIC और एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस। मैं कोई बात नहीं करूंगा, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दो दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, आपको जानते हो ना। इस चैप्टर में ना दोनों की डिडक्शन मिलती है, इसकी 80C में मिलती है, इसकी 80D में मिलती है, ठीक है। दोनों करवाऊंगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन बात सुनो, कोई मुझसे पर्सनली पूछे ना, सर आप दोनों में किस में फेवर में हो, मैं मेडिकल इंश्योरेंस में फेवर में हूं, मैं लाइफ इंश्योरेंस के फेवर में नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता नहीं करवाना चाहिए, मैं फेवर में नहीं हूं, मैं मेडिकल इंश्योरेंस के फेवर में हूं। क्यों क्यों भाई साहब, अगर आप छत पे गिर गए, छत से गिर गए, छत पे नहीं गिर गए, छत से गिर गए और आपकी टांग टूट गई, टांग टूट गई, तो भाई साहब मेडिकल इंश्योरेंस काम आएगा। और जो दर्द हो रहा होगा ना आपके, दर्द, आए मेरी टांग टूट गई, आए आए मम्मी मेरी टांग टूट गई, इसका इलाज तो ना फिर डॉक्टर ही करेगा, और उसके लिए ना पैसे पैसे चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर आप, एक बंदा छत से गिर गया और मर गया, और भाई साहब मरने के बाद क्या पता लगता है क्या हुआ, एक आत्मा नाम की चीज होती है, निकल के चली जाती है। भाई मर गए तो मर गए, फिर तो कुछ पता लगना ही नहीं है। तो भाई LIC का अपने को कोई फायदा नहीं होता। LIC एक ऐसा चीज है जिसका तुम्हारे मरने से किसी और को फायदा होगा, जो कितनी खतरनाक चीज है यार। LIC के एजेंट घरों में आते हैं और बीवियों को समझाते हैं, देखो तुम्हारा पति मर गया तो 1.5 करोड़ दिलवा देंगे, तुम्हारा पति मर गया तो 1.25 करोड़ दिलवा देंगे, तुम्हारा पति मर गया तो 1 करोड़ दिलवा देंगे। पत्नी भी सोचने लगती है, हाँ कम वक्त मर ही जाए तो अच्छा है, वैसे तो 20-25 हजार रुपए कमाता है, कहाँ शौक पूरे हो पा रहे हैं, मर जाए तो इकट्ठा आ जाए, तेरा तो ब्याज में आ जाएगा, काहे का पति। तो सोचो भाई साहब, LIC कितनी डेंजरस चीज है। LIC कितनी डेंजरस चीज है, सोचिए आप। मतलब LIC करवाओगे तो भाई साहब एजेंट घर आके पत्नियों को बताएंगे पति के मरने के फायदे। खैर जस्ट किडिंग, LIC करवाना चाहिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस 80D है और LIC जो है वो 80C है। LIC अगर आप इंडिविजुअल हो, देखो जैसे कि मैंने बोला ये डिडक्शन इंडिविजुअल को मिलती है और HUF को मिलती है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आपने अपना करवाया है या अपने बीवी का करवाया है, अपनी बीवी का करवाया, पहले बीवी का करवाना बाद में खुद का, मैं बता रहा हूं आपको। अपना करवाया है, बीवी का करवाया है या बच्चों का, देखो बच्चों के साथ ना डिपेंडेंट नहीं लिखा, तो यहाँ पे डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट दोनों बच्चे आएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करना। LIC आप अपने डिपेंडेंट बच्चों का भी करवा सकते हो और नॉन डिपेंडेंट का भी करवा सकते हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन का भी करवा सकता है, मैंने बोला ना इसमें नॉन डिपेंडेंट भी आएंगे डिपेंडेंट भी आएंगे, टेंशन मत लो। तो अगर आप अपना करवाते हो, बीवी का करवाते हो, बच्चों का करवाते हो, तीनों करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्रीमियम जो आप पे करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप HUF हो, अगर आप असेसी एज ए HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो आप किसी भी मेंबर का करवा सकते हो, सारे मेंबर ही आपके रिलेटिव माने जाएंगे, ठीक है। अब बड़ा टेक्निकल पॉइंट है भाई, ये वाला समझ लेना, मजा आ जाएगा। डिडक्शन जितना आपने प्रीमियम पे किया ना, आपको उस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ कहानी क्या है। देखिए कैपिटल सम एश्योर्ड क्या होता है, देखो मैं हूं अनाड़ी आदमी, मेरे को ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, आप लोगों को मालूम है मेरे को ज्यादा नॉलेज वॉलेज तो है नहीं। मेरे पास आया एक इंश्योरेंस का एजेंट, बोला भाई साहब आपका इंश्योरेंस करना है, मैंने कहा कर दो भाई साहब। मैं कहा देखो भाई साहब मैं दो बातें पूछूंगा, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, मुझे हर साल कितने देने पड़ेंगे और मरने के बाद कितने मिलेंगे, दो बातें बता दो। उसने बोला जी देखो आपको हर साल 15,000 देने पड़ेंगे, इसे कहते हैं प्रीमियम, और जो बदले में मिलेंगे वो 2 लाख मिलेंगे, इसे कहते हैं कैपिटल सम एश्योर्ड। मैंने कहा लो जी ये वाली बात हुई ना, बात काम की, 15,000 दो और मरने के बाद बीवी जी 2 लाख लो, समझ लो ऐसे। लो, तो 15,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, लोग कहता है 15, लेकिन सुनो ये जो 2 लाख है ना, इसके 10% से ऊपर नहीं मिलेगी। ओ भाई इसका 10% तो 20,000 बनता है, मैंने तो 15 ही दिए हैं, तो लोग कहता है कोई नहीं 15 की डिडक्शन मिल जाएगी। सपोज मैंने प्रीमियम 30 का दिया है, तो भाई 2 लाख का 10% तो 20,000 बनता है, तो लोग कहता है आपको मैक्सिमम डिडक्शन 20 की मिलेगी, 30 की नहीं मिलेगी। तो क्या मतलब बना सर, मतलब ये बन गया जो LIC प्रीमियम होता है ना, जो LIC प्रीमियम होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड होती है, ठीक है ना बात। हाँ सर अब समझ में आ गई, लेकिन सुनो, अगर पॉलिसी
31 मार्च 12 तक की है इशूड, मतलब पुरानी पॉलिसी है, आपने 31 मार्च 12 से पहले पहले इंश्योरेंस करवा लिया था, तो आपको 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड की डिडक्शन मिलेगी। आपको वो जो 10 था ना, मैंने भी 10 बोला था, वो 20 हो जाएगा। अगर पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है तो 10 है, जैसे मैंने बोला। तो अभी तो 10 चल रहा है ना, देखो अभी तो हम 21-22 के अंदर, 22-23 के अंदर जी रहे हैं, तो भैया 1 अप्रैल 2012 के बाद की पॉलिसी होगी। हाँ, किसी के पास उससे पहले की पॉलिसी भी हो सकती है। तो मार्च 12 तक की पॉलिसी है, तो कैपिटल सम का 20 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। और अगर 1 अप्रैल 12 या उसके बाद की पॉलिसी है तो 10% मिलेगी। लेकिन सुनो, अगर कोई बंदा ऐसा है जो 80 यू में आता है, 80 यू में आता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, और 80 डबल डी बी में आता है, 80 डबल डी बी में आता है जिसको स्पेसिफाइड डिसीज होती है, तो या तो 80 यू में आता है या 80 डबल डी बी में आता है, और उसकी अगर पॉलिसी है अप्रैल 13 या उसके बाद तो 15% है। तो भाई आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पॉलिसी अगर मार्च 12, पॉलिसी अगर मार्च 12 से मार्च 12 तक की है, पॉलिसी अगर मार्च 12 तक की है तो 20% का कैपिटल सम करना है, कैपिटल सम का। और अगर 12 के बाद की है तो 10% करना है। दो स्पेशल केस है, 80 यू और 80 डबल डी बी, वहां पर अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 से पहले की है तो भाई साहब 15% करना है। लो जी, मैंने करवा दिया आपको इतनी सारी बातें। अब मेरी एग्जांपल सुनो कितनी बढ़िया है। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया 1,60,000, कैपिटल सम एश्योर्ड है 17 लाख। ओ भाई साहब, एक आदमी कहता जी मैंने 1,60,000 दिए हैं, तो मैं 17 लाख का 10% करता हूं, वो आते हैं 1,70,000। अब भाई 1,70,000 से तो कम ही है 1,60,000, उसे लगता है मुझे पूरे 1,60,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, पर नहीं मिलेगी, क्योंकि 80C की एक मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000, तो आपको 150 मिलेगी। हालांकि आप फंस जाते, आपको लगता कि 1,60,000 की मिल जानी चाहिए, भाई 17 लाख का 10% तो 1,70,000 होता है, तो 160 प्रीमियम पे किया, तो हमने रेंज के अंदर पे किया है, मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन 1,50 है। 1,50 के ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते मेरे दोस्त, ठीक है ना बात। तो इसके अलावा 80C में ना बड़े सारे पॉइंट है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप जब 80C खोलोगे ना, ये तो 80C में मोटा मोटा ना 19 पॉइंट्स है, आपको रट्टे नहीं मारने, मैं आपको सारे करवा रहा हूँ मेन मेन। आपको 19 पॉइंट्स है। अच्छा सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने पॉइंट्स है? 19 पॉइंट्स है। सर मेरी बात सुनो, इन 19 पॉइंट्स में आप पैसा लगा सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, इन सब पैसों को मिलाकर आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ LIC है तो LIC की अलग 1,50,000 मिल जाएगी, यहाँ कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्यूशन फीस है बच्चे की तो उसकी अलग मिल जाएगी, ना भाई ना। LIC हो, ट्यूशन फीस हो, इन सब में डिपॉजिट कराओगे ना, सबका मिलाकर 1,50,000 का मैक्सिमम रिडक्शन है। एक मैंने करवा दिया आपको LIC वाला। इसके अलावा मैं नाम बताऊंगा, सुनना, नाम बताऊंगा, होम लोन। भाई साहब आपने घर के लिए लोन लिया, ठीक है, घर हो अपना, मेरा एक ही है सपना, मेरा घर हो अपना, ठीक है ना, घर हो अपना, मेरा एक ही है सपना। घर तो ले लिया आपने लोन पे, लोन चुकाओ। जब लोन चुकाओगे तो लोन के अंदर दो चीज होती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन तो सबको पता है 24 में मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, लेकिन इस प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि लोन आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होना चाहिए। इसके अलावा सर बड़े सारी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कोई आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, आपको 80C मिल जाएगा। जब मैंने सैलरी करवाया था, बताया भी था, RPF में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो मिलता है। URPF में करोगे तो नहीं मिलेगा, देख लो आप। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करोगे तो भी मिलेगा, सुपर एनुएशन में करोगे तो भी मिलेगा, नेशनल सेविंग स्कीम में करोगे तो भी मिलेगा। इसे बोलते हैं NSS, नेशनल सेविंग स्कीम। और सर अगर आपने मान लो कोई NSC लगाया, NSC में लगाया, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो होता है ना किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, तो भी आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने किसी किसान विकास पत्र में लगाया या इंदिरा विकास पत्र में लगाया और उस पे आपको इंटरेस्ट आ गया, वो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं अभी, वो तो 5 साल के बाद ही मिलेगा, जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी, तो वो इंटरेस्ट को डीम्ड टू बी री इन्वेस्ट मानकर उस इंटरेस्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने कोई यूलिप में लगाया है, किसी UTI का यूलिप है या म्यूचुअल फंड का यूलिप है, मिल जाएगी। अगर आपने कोई न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय, ये अक्षय कुमार नहीं है, जीवन धारा, ये एनुटी प्लान है, एनुटी प्लान, किसी एनुटी प्लान में, एनुटी प्लान समझते हो? देखो एक होता है प्लान कि आपने थोड़ा थोड़ा लगाया और आपको लमसम मिल गया ना, इसमें तो ये तो बड़े सारे प्लान होते हैं। एनुटी प्लान होता है आपने थोड़ा थोड़ा लगाया और फिर थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे मैंने 10 साल तक 2-2 हजार पे, 5-5 हजार पे इन्वेस्ट किया, 5-5 हजार पे 10 साल तक इन्वेस्ट किया। अब वो कहता है आपने 10 साल तक किया, हम अगले 20 साल तक आपको 10-10 हजार वापस करेंगे। तो ऐसे प्लान्स जो होते हैं ना, ऐसे प्लान्स को जो है ना वो एनुटी प्लान कहा जाता है, ऐसे प्लान्स को ना एनुटी प्लान कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई डिपॉजिट स्कीम में कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जो नेशनल हाउसिंग बैंक का सेटअप है, उसमें लगाया तो मिल जाएगा। कोई लोन रीपे किया आपने, मैंने बताया था हाउस प्रॉपर्टी वाला, ट्यूशन फीस, अगर 2 बच्चों के लिए, अगर 2 चिल्ड्रन के लिए आपने कोई स्कूल की ट्यूशन फीस पे किया, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, इन इंडिया होना चाहिए जहां फुल टाइम एजुकेशन हो। भाई 2 बच्चे होने चाहिए और फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। फुल टाइम समझते हो ना, जैसे आप लोग कोचिंग सेंटर पढ़ते हो, फुल टाइम नहीं होती, ध्यान रखना। वो तो आपको पता है MWF TTS होती है,
और आप तो MWF का भी MF आते हो, W खा जाते हो बीच में, तो भैया वो फुल टाइम एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, तो 2 बच्चों की मिलेगी, फुल टाइम एजुकेशन मिलेगी, और फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, और साथ में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इन इंडिया होना चाहिए, तो 2 बच्चों की अलाउड होती है। जैसे मेरा बेटा है, वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी जो ट्यूशन फीस होती है, मुझे उसकी 80C में डिडक्शन मिलती है, ठीक है ना। अगर कोई बॉन्ड्स इशूड है नाबार्ड के, वो मिल जाएगी। कोई FD करवाई है अपने बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक के, नॉट लेस देन 5 ईयर, उसकी मिल जाएगी। कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, कोई पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है, उसमें लगाई है, आपको मिल जाएगी आपको डिडक्शन। और कोई वो भी है, इसमें लिखा नहीं हुआ, सुकन्या 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 समृद्धि 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 अकाउंट, किसी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लगाइए, गर्ल चाइल्ड के लिए, आपकी गर्ल चाइल्ड है या आप उसके लीगल गार्जियन हो, तो उसमें जो आएगा वो भी मिल जाएगी। तो यस गाइस, दीज आर द ऑल अबाउट 80C में ये सब कुछ आता है। यस गाइस, एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? एक बार जल्दी जल्दी मुझे लिख के बताओ कि आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करने जा रहा हूं 80G, जो बड़े सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार 80G ना काफी डिफिकल्ट सेक्शन है, पता नहीं कैसे होता है। मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो प्लीज मेरे साथ सीखना। सर 80G में लिखा हुआ है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, तुम मुझे डोनेशन दो, मैं तुम्हें डिडक्शन दूंगा, ऐसा सरकार कहती है। ऐसा सरकार कहती है तुम कुछ फंड्स को, कुछ इंस्टीट्यूशन के हम नाम बताएंगे, तुम लोग इन्हें डोनेशन दो, हम आपको बदले में डिडक्शन देंगे, ठीक है जी। सरकार कहती है दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल असेसी, कोई भी दे सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, HUF। 80C आपको याद है, इंडिविजुअल HUF के लिए थी, ये सभी के लिए। डोनेशन शुड बी इन सम ऑफ मनी, ये नहीं कि भाई साहब आप कंबल भेज दो वहां पे, आपको लगता है गर्मियां चल रही हैं, हमें कौन सा कंबल की जरूरत है, सरकार को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, सरकार डिडक्शन देगी ना भाई ना। सम ऑफ मनी, आपको कैश देना है, चेक देना है, काइंड में डोनेशन नहीं मानी जाएगी डिडक्शन के लिए। डोनेशन शुड बी अप्लाई मेड टू स्पेसिफाइड, सिर्फ उन्हीं को देना जिनको बोला जाए, ये नहीं आप बर्गर खा रहे हो, रास्ते में कोई भिखारी है, ले बेटा बर्गर खा ले, भिखारी खुश है, थैंक यू महाराज थैंक यू कहेगा, अपने को तो डिडक्शन मिल जाएगी, कोई डिडक्शन ना मिलने वाली। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन in respect of donation any sum exceeding rupee 2000 unless such sum is made by any mode other than cash। भाई साहब अगर आप डोनेशन 2000 रुपए से ऊपर दे रहे हैं तो कृपया करके कैश में मत देना, 2000 से ऊपर है तो फिर आप अदर देन कैश दे देना, चेक दे देना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, भीम, दुर्योधन, रावण, जो भी करने हो कर लेना, ठीक है। ओके सर, अब मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी बना दी भाई साहब, 4 कैटेगरी बना दी। कैटेगरी ए, अगर आप कैटेगरी ए में, मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ, कैटेगरी ए में ना 23 पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, कैटेगरी ए में 23 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन लोगों को डोनेशन देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। 100% जितना आप दोगे उतनी मिल जाएगी, बट विदाउट लिमिट, कोई लिमिट भी नहीं है, मतलब जितनी मर्जी दे दो, ओए होए तेरे पास जितने पैसे हैं तो जितने मर्जी दे दे, तेरे को फुल डिडक्शन मिलेगी 100%, वो भी विदाउट लिमिट। कैटेगरी बी में 4 पॉइंट है सर, 4 पॉइंट है। अगर आपने इनको डोनेशन दी तो आपको 50% डिडक्शन मिलेगी, 50%। कैटेगरी सी में फिर 2 पॉइंट्स है, आपको इनको दी तो फिर 100 मिलेगी, लेकिन विदाउट, लेकिन इस बार लिमिट है, सब्जेक्ट टू लिमिट, मतलब यहां पर लिमिट देखी जाएगी, यहां पर नो लिमिट है, यहां पर नो लिमिट है, और यहां पर भी नो लिमिट है, और यहां पर भी लिमिट है। ओए होए क्या पंगा है सर जी। कैटेगरी डी में फिर से 4 पॉइंट है, इनफैक्ट 5 है, लेकिन मैंने इसको 4 में कवर कर रखा है, कोई बात नहीं, 50% डिडक्शन मिलेगी सर। अगर सीधी सी बात करूं, 23 4 27 और 2 29 और 4 33, भाई साहब आपको सिर्फ 33 पॉइंट याद करने हैं, मेरी बात सुन लो, आपको सिर्फ 33 पॉइंट याद करने हैं, और फिर आपकी डिडक्शन सीधी हो जाएगी, इधर 100 इधर 50, इधर 100 इधर 50। अच्छा ये भी याद करना, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप पॉइंट याद करें तो ए के 33 अलग रखना, बी के 4 मिक्स मत कर देना, मिक्स कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने मान लीजिए ए में बी वाले की डिडक्शन दे दी, बी में ए वाले की, तो भैया हो गया ना उल्टा पुल्टा। तो आपको 23 पॉइंट ए के याद करने हैं, बी के 4 और सी के 2 और डी के 4, ठीक है ना। और आपको यह भी याद करना है कि जो सी और डी है उनमें जो डिडक्शन मिलेगी वो लिमिट से मिलेगी, वो लिमिट कितनी है वो मैं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा, याद रखना। हाँ सर ये याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। दिखा दूं, ये रे, ए कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे 33 पॉइंट्स, 23, ये रे लास्ट पॉइंट है 23, देख लो देख लो, ए कैटेगरी में 23 पॉइंट है, हाँ सर। बी कैटेगरी में 4 है, सी कैटेगरी में 2 है, डी कैटेगरी में फिर 4 है, देख लो। और फिर लिमिट कैसे देखते हैं वो भी है। तो भाई आपको ये 23 पॉइंट याद ही करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो,
क्या आप चाहते हो कि ये पॉइंट मैं आपको याद दिलवा दूं? बताओ बताओ बताओ, पहले लिख के बताओ, क्या आप ये चाहते हो मैं ये आपको याद करवा दूं, मतलब किसी तरीके से, उल्टे सीधे तरीके से, कोई कहानी वहानी सुनाकर, कुछ बच्चों वाली बातें कर कर, कुछ बहला फुसला कर, ये पॉइंट आपको याद दिलवा दूं? क्या आप चाहते हो? क्या आप चाहते हो ये पॉइंट मैं आपको याद करवा दूं? जल्दी बोलो जल्दी। मेरा वादा है, अगर आप कहोगे सर करवा दो याद, तो मैं आपको 33 अभी याद करवा दूंगा टिप्स पर। और जब ये टॉपिक खत्म होगा ना, एक एक बच्चा मुझे 33 पॉइंट सुना देगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। 33 पॉइंट्स मुझे लिख के सुना दोगे, मैं लिख के बता रहा हूं, गारंटी। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा, एक एक वादा मुझसे करो, एक वादा मुझसे करो, तो मैं ये पॉइंट स्टार्ट करूंगा। बोलो बोलो, करोगे वादा? बोलो करोगे वादा? अरे कोई प्यार मोहब्बत वाला वादा नहीं है, जल्दी बोलो, वादा करोगे नहीं करोगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर एक वादा मुझे करोगे मुझसे, तो मैं पक्का याद करवा दूंगा आपको 33। बोलो हम करेंगे वादा, बोलो हम करेंगे वादा। सर पता है वादा क्या है? वादा पता क्या है? वादा सिर्फ इतना है कि जब मैं ये पॉइंट्स याद करवाऊंगा ना, आप इन पॉइंट्स को भूलने की कोशिश करना। बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, भूलने की कोशिश करना, आप हमें याद करवा रहे हो। मैं कह रहा हूं ना, जब मैं इन पॉइंट्स को पढ़ाऊंगा ना, तो आप इन पॉइंट्स को भूलने की कोशिश करना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसे हमने भूलने की कोशिश की ना, उसे हम कभी भूल नहीं पाए। इसलिए मैं चाहता हूं ये 33 पॉइंट्स ना, आप एक बार भूलने की कोशिश करना। मैं सच कह रहा हूं, भूल नहीं पाओगे। और जो ये बात सुनकर तुम्हें जिस जिसकी याद आई है ना, उसे छोड़ दो, वापस आ जाओ, वरना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। समझ गए ना? आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस गाइस, तो मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं, मैं आपको साथ शुरू करने वाला हूं 33 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 33 पॉइंट्स। और मैं चाहूंगा अब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरी तरफ देखें, और कैसे करेंगे पॉइंट्स याद रखना। जिन जिन पॉइंट्स को मैं करवाऊंगा वैसे वैसे याद करना। देखो, सबसे पहले मेरे पास 3 स्लाइड है जिसमें 23 है, ठीक है ना? मैं पहले इन 23 पे काम करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप 23 पॉइंट्स याद करें, मतलब भूलने की कोशिश करें। नंबर 1, देखो पहला पॉइंट है नेशनल डिफेंस। डिफेंस का मतलब है सुरक्षा, भारत की सुरक्षा। चलिए भारत की सुरक्षा के बारे में कोई प्लान बनाया जाए, भारत की सुरक्षा के लिए कोई बेस बनाया जाए। आखिरकार भारत की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिफेंस। तो पता आपको, भारत की सुरक्षा के बारे में कोई बेस बनाया जाए। बेस को इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन। एक फाउंडेशन तैयार किया जाए कि भारत की सुरक्षा कैसे की जाएगी। लो जी, पहला पॉइंट और 5th पॉइंट, जो मैं पॉइंट बोलूंगा बस वही याद करने हैं, जिस तरीके से बोलूंगा बस उसी तरीके से याद करने हैं। आपने भूलने की कोशिश करनी है, ये बात याद रखना। तो पहले आपने भारत की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हो, सुरक्षा के लिए बेस बनाते हैं। वो तो बेस कौन है? आपको पता है भारत का बेस कौन है, भविष्य कौन है? जैसे बेस मतलब फ्यूचर के लिए बेस, वो है बच्चे। भाई किसी भी कंट्री का जो बेस होता है वो उसके बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं कंट्री के। तो यस गाइस, भारत का बेस है बच्चे, भारत का बेस है बच्चे। नेशनल चिल्ड्रन फंड, लो जी, नेशनल चिल्ड्रन फंड। तो याद रखना, हम भारत की सुरक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन, और बच्चे हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है? बेसिकली बच्चे हैं। पर क्या आप जानते हैं आजकल बच्चों का हाल क्या है? आजकल के बच्चे ड्रग अब्यूज के अंदर घुसे हुए हैं। अरे उड़ता पंजाब देख लो, उड़ता पंजाब देख लो, ये सारे बच्चे ना ड्रग्स लेते रहते हैं। जब देखो होए, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कश मार रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई वो मेडिसिन खा रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कैसे नशे कर रहा है, कोई मोहब्बत के नशों में पड़ा है। चलो खैर इसको छोड़ो, इसमें तो सारे ही पड़े हैं, छोड़ो। मतलब और पता नहीं कैसे कैसे नशे। भाई देखो, भारत की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा के लिए एक फाउंडेशन बनाया जाएगा। फाउंडेशन जो है वो चिल्ड्रन से शुरू होगा, लेकिन चिल्ड्रन तो ड्रग्स में डूबे पड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया? चिल्ड्रन को पकड़ लिया, इन्होंने चिल्ड्रन को पकड़ लिया और बोले चलो इनको चेक करवाते हैं। तो भारत का ब्लड टेस्ट करवाया गया, मतलब चिल्ड्रन का करवाया गया, लेकिन मानो भारत का ब्लड टेस्ट करवाया गया। अब जब ब्लड टेस्ट करवाया गया इन बच्चों का, तो भैया इलनेस निकली। ओ ये तो बीमार निकले, ये तो बीमार निकले, ड्रग्स आ गई भाई साहब, ड्रग्स आ गई उसके अंदर। जब इलनेस निकली तो पूछा गया, अबे तुम्हारे यहाँ पे ड्रग्स कैसे आई बे, इलनेस कैसे निकली बे, क्या चक्कर है, क्या करते हो? अब बच्चे क्या बोलते हैं? झूठ। अब वो बेचारा फंसा बचा, बोलता मैं तो स्पोर्ट्स खेलने गया था, मैं तो स्पोर्ट्स के नेशनल स्पोर्ट्स खेलने गया था, इसलिए मैं बीमार लग रहा हूँ, आपको थक गया था, बहुत ज्यादा खेला था। अब मैं क्या बताऊं सर, कल्चर ही ऐसा हो गया हमारा। उसने झूठ नहीं बोला है, उसका झूठ नहीं है ये, एक्चुअली में क्या ना, ये हमारा नेशनल कल्चर बन गया, झूठ बोलना नेशनल कल्चर बन गया। और सच बताऊं, कोई माने ना माने, मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा इस बात पे, नेशनल ट्रस्ट ही नहीं रहा, ट्रस्ट भी ही नहीं रहा सर। देख लो सर, मैं आपको बता दूं मैंने कितने पॉइंट याद करे। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 पॉइंट याद करवाए हैं। सुनो, आओ देखते हैं क्या हमें 9 पॉइंट
साथ में हम भूल पा रहे हैं नहीं भूल पा रहे हैं, आपने भूलने की कोशिश करनी है, भूलने की कोशिश। सर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मुझे भारत की सुरक्षा के लिए फाउंडेशन बनाया था। फाउंडेशन बच्चे थे, मतलब चिल्ड्रन, बच्चे ड्रग्स में अब्यूज थे, और फिर ब्लड टेस्ट करवाया गया और ब्लड टेस्ट में इलनेस निकली, इलनेस में झूठ बोल दिया, स्पोर्ट्स खेलने गए थे, ऐसा झूठ बोलना कल्चर है, और मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा। हाय राम, मुझे तो 9 के 9 पॉइंट याद हो गए। हाँ, मुझे तो भूलना था। मुझे नहीं याद करना। डिफेंस, फाउंडेशन, चिल्ड्रन, ब्लड, इलनेस, स्पोर्ट्स, कल्चर, ट्रस्ट, ये सब मुझे याद नहीं करना, मुझे याद नहीं करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल याद करने की कोशिश नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैंने आपको 9 पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, ठीक है ना, मैंने आपको 9 पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे, सुनते जाओ सुनते जाओ। अब मैं आपको ना 7 पॉइंट कराऊंगा। कितने कराऊंगा बोलो फटाफट? 7। लेकिन वो 7 कौन से होंगे? वो 7 जो है ना, वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अर्थक्वेक, भूकंप। अरे कुछ हो रहा है यहाँ पे सच में, अरे कुछ हो रहा है, ये पंखा हिल रहा है। अबे चलेगा तो हिलेगा ना। अच्छा सुनो, आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। आपको याद है सबसे पहले गुजरात में अर्थक्वेक आया था, याद है आपको? उस टाइम पे ना लगान मूवी भी रिलीज हुई थी, भुज में आया था बड़ा अर्थक्वेक। तो गुजरात में एक बार अर्थक्वेक आया, और गवर्नमेंट ने लोगों को बोला, भाई गुजरात में अर्थक्वेक आया है, हमारी रिक्वेस्ट है अब बढ़ चढ़कर दान दे, बढ़ चढ़कर डोनेशन दे, ताकि इस भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जा सके। अरे दुनिया भर के लोगों ने आगे आए और गुजरात के लोगों को वो डोनेशन देनी शुरू करी। तो फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ गुजरात अर्थक्वेक, और इतने डोनेशन आई, गुजरात के पास जितना नुकसान हुआ था ना, उससे भी ज्यादा पैसे आ गए, उससे भी ज्यादा पैसे आ गए। अब जब इतने पैसे आए, तो एक जो महाराष्ट्र था ना, महाराष्ट्र, उनको टेंशन होगी, गुजरात का चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक के नाम पे बड़े पैसे कमा गया, महाराष्ट्र में मिला हुआ ऐसा अर्थक्वेक। तो आया महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर के घर में अर्थक्वेक, मतलब महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक। पहले गुजरात में आया, अब महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आ गया। और दूसरी स्टेट को टेंशन हो गई, ये क्या, पहले गुजरात पैसे कमा गया, अब महाराष्ट्र कमा गया। आंध्र प्रदेश बोला हमारे यहाँ साइक्लोन आया है। बोले कहाँ आया है? बोले आया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के घर में साइक्लोन आया है। वो बवंडर होता ना, साइक्लोन घूमता हुआ। तो भाई साहब, इधर 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 पहले गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश में। गवर्नमेंट समझ गई, ये सारे चीफ मिनिस्टर है ना जो स्टेट के, ये पैसा बटोरने की सोच रहे हैं, कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा। उन्होंने बोला एक काम करो, सारे चीफ मिनिस्टर ले लो, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड लो, सारे चीफ मिनिस्टर ले लो, ऐश करो, सारे चीफ मिनिस्टर ले लो, ऐश करो ऐश करो। तो भाई सारे चीफ मिनिस्टर बोले हाँ फिर ठीक है, हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सारे ले लेंगे। तो भाई देखो 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। कैसे हो गए सर? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टरों का पेट भर गया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला मेरे प्यारे भाई और बहनों, खाली चीफ मिनिस्टर क्यों, हम प्राइम मिनिस्टर भी तो लेंगे। लो, प्राइम मिनिस्टर को भी रिलीफ चाहिए, लो लो लो, प्राइम मिनिस्टर को भी रिलीफ चाहिए। और पीएम केयर फंड, मेरी भी तो कोई केयर करो, मेरी कोई केयर ही नहीं करता, गंदे बच्चे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, नेशनल रिलीफ फंड। तो 4 स्टेट वाले हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया। लो जी, 5 हो गए, 5। अच्छा, 2 इंटरनेशनल भूकंप है। ये तो सारे इंडिया के हैं, 4 स्टेट वाले, एक प्राइम मिनिस्टर वाला, ये तो इंडिया के हैं। 2 भाई साहब, 2 हो गए वो वाले इंटरनेशनल। कौन सा? अफ्रीका फंड, अफ्रीका, झिंगालाला जू जू, झिंगालाला जू जू, वो हो गया। और एक ना ये रहा प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक, अर्मेनिया। ये ना कई तरह के अर्थक्वेक है इंटरनेशनल, कैटरीना अर्थक्वेक, पैट्रीना अर्थक्वेक। अरे सच में कैटरीना एक अर्थक्वेक का नाम है, सच में। यहाँ भी कैटरीना ने अर्थक्वेक ला रखा है, खैर छोड़ो छोड़ो। प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया। तो ये हो गए टोटल 7। सर 7 हो गए, हाँ मैं गिनवा सकता हूँ। पहले गुजरात में आया, फिर महाराष्ट्र में आया, फिर आंध्र प्रदेश में आया, फिर सारे चीफ मिनिस्टर ले लो, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल रिलीफ फंड ले लो 5, दो फॉरेन वाले, एक अफ्रीका वाला और एक अर्मेनिया कैटरीना वाला। हाँ सर ये तो 7 हो गए। और पहले कितने थे? पहले 9 थे। हाँ 9 वो थे, 7 ये हो गए। सर क्या 16 पॉइंट हो गए? हाँ 16 पॉइंट हो गए। सर हमें तो याद नहीं हुए 16, हम तो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो भूलने की कोशिश करेंगे। लो मैं सुनाता हूँ, भूलने की कोशिश करोगे। सुनो, 16 पॉइंट। आप नंबर बोलना, मैं पॉइंट बोलूंगा, ठीक है? आप नंबर बोलना। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 फाउंडेशन, नंबर 3 चिल्ड्रन, नंबर 4 ड्रग्स, नंबर 5 इलनेस, ब्लड 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 ट्रांसफर, नेशनल ब्लड, नंबर 5 ब्लड, नंबर 6 इलनेस, नंबर 7 स्पोर्ट्स, नंबर 8 कल्चर, नंबर 9 ट्रस्ट, नंबर 10 गुजरात, नंबर 11 महाराष्ट्र, नंबर 12 आंध्र प्रदेश, नंबर 13
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, नंबर 14 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 15 अफ्रीका, नंबर 16 अर्मेनिया। यस गाइस, 16 पॉइंट मुझे याद हो चुके हैं। 16 पॉइंट मुझे याद हो चुके हैं। सर कितने बच गए? सर टोटल 23 थे, 16 तो करवा दिए, 6 पॉइंट बचे मेरी जान, मेरे मेरे भाई 6 पॉइंट बचे हैं। 6 कौन से बचे पता को? जब मैं को 6 करवाऊंगा ना तो 2 2 2 करवाऊंगा, ठीक है? बोलो 2 2 2 कितने होते हैं? 2 2 2 6 होते हैं। सुनो, 2 2 करवाऊंगा एजुकेशन से रिलेटेड, 2 करवाऊंगा एजुकेशन से रिलेटेड, बड़े ध्यान सुनना, 2 करवाऊंगा एजुकेशन से रिलेटेड। नंबर 1 अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एविडेंस। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को डोनेशन दी है जिसको नेशनल सम्मानित किया गया, नेशनल, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, तो उसको, या फिर जिला साक्षरता समिति। जिला साक्षरता समिति क्या होता है? साक्षरता होता है पढ़ाई, एजुकेशन, एजुकेट होना। तो जिला होता है, जैसे ना जैसे स्टेट होता है उससे छोटा जिला होता है। जिला में ना छोटी छोटी समितियां बनाई गई, समितियां, जो बड़े, जो बूढ़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको बच्चे पढ़ना सिखाते हैं। बच्चे लोग होते हैं ना, वो पढ़ना सिखाते हैं उनको, अनार का काम, कौन सा काम, ठीक है, ये सब सिखाते हैं। तो यस, एक एक यूनिवर्सिटी वाला हो गया और एक जिला साक्षरता समिति हो गया। भाई 2 एजुकेशन वाले हो गए। हाँ सर, 2 तो एजुकेशन वाले हो गए। 2 हो गए मदद वाले। सर 2 हो गए मदद। मदद कौन सी? सर मेडिकल रिलीफ दुनिया में सबसे बढ़िया मदद है। अगर किसी की मदद करनी है, उसकी दवाइयों की मदद करो, कोई बीमार आदमी की मदद करो, सबसे बड़ी है। और पता है मदद में दूसरा नाम किसका आता है? आर्मी का। आर्मी वेलफेयर फंड, इंडियन नेवल बेनिफिट फंड, एयर फोर्स वाले, ये जो कहीं कुछ होता है ना, तो ये लोग सबसे ज्यादा मदद करते हैं, आर्मी वाले। तो मदद, मदद के नाम पे 2, मेडिकल और आर्मी वाले। और तीसरी क्या है? स्वच्छ, आय हाय हाय, साफ सफाई। दुनिया में साफ सफाई बड़ी अच्छी चीज है। क्या है? स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत कोष। अगर आपने स्वच्छ भारत कोष को दी है तो भी, और अगर आपने क्लीन गंगा फंड दिया है, क्लीन गंगा, गंगा साफ सुथरी होनी चाहिए, जब नहाते हो तो गंगा के पानी साफ होना चाहिए, तो भैया स्वच्छ भारत और क्लीन गंगा ही हो गए 6। 6 हो गए, हाँ तो 6, 2 पढ़ाई वाले, 2 वो मदद वाले, और 2 सफाई वाले, हो गए 6। सर जी ये तो 23 हमको याद हो गया। अरे कसम है यार, तुमने तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था मैं 23 के 23 भूलूंगा, मैं कोई याद नहीं करूंगा। ऐसे कैसे याद हो सकते हैं? गलत बात है सर, हमें नहीं याद हुए। मैं गिनूं यार, मैं एक बार लास्ट बार 23 गिन दूं। सर नंबर 1 डिफेंस, 1 डिफेंस, 2 फाउंडेशन, 3 चिल्ड्रन, 4 ब्लड, सॉरी 4 ड्रग्स, 5th ब्लड, 6th इलनेस, 7th स्पोर्ट्स, और 8th जो है ना, 8th, हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, 8th कौन सा आएगा? 8th ट्रस्ट, 8th कल्चर, 9 ट्रस्ट, ठीक है, 9 हो गए, ठीक है सर, 9 हो गए। इसके बाद कौन से? इसके बाद सर हमारे वो है 7 7 7 7 7 गुजरात, और कौन सा था? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अफ्रीका, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया। 7 हो गए सर, 7 हो गए, तो 7 हो गए, अच्छा 7 हो गए, ठीक है। और 9 और 7 हमारे 16 हो गए, ठीक है। अब आगे चलो, आगे 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 कौन से? आगे सर 6 वो है 6 वो है, 16 और 6 22, 16 और 6 22, एक बचा हुआ भाई, एक बचा हुआ है। 16 और 6 22, एक बचा हुआ है, वो बताऊंगा कौन सा है, वो बताऊंगा कौन सा है। 16 और 6 22, 6 कौन से है? 2, एक यूनिवर्सिटी, एक जिला साक्षरता, डन। एक मेडिकल रिलीफ और एक आर्मी वाले, डन। एक स्वच्छ भारत और एक क्लीन गंगा। और लास्ट पता कौन सा है? लास्ट है सर टेक्नोलॉजी। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? टेक्नोलॉजी। सर क्या बात करते हो, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अमेरिका में है ना? भाई साहब इंडिया में है, यकीन मानो। स्टूडेंट फेस टू फेस क्लास में मेरी तरफ देख रहा होता है, हाँ जी सर समझ में आ रहा है, और नीचे हाथ में मोबाइल होता है, बेबी बस क्लास 15 मिनट की रह गई है, मैं बाहर ही आने वाला हूँ, तुम वेट करो और उससे बात मत करना, उससे बात मत करना। तो भाई साहब फंड फ्रॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यस गाइस, तो ये हो गए हमारे टोटल 9 पॉइंट प्लस 7 पॉइंट प्लस 6 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, दैट इज 23 पॉइंट। 9 7 16, 6 22 और 1 23, और 23वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला। गाइस प्लीज एक बार लिख के बताओ, एक बार लिख के बताओ, क्या आपको 23 पॉइंट्स क्लियर हो गए या नहीं हो गए? यस गाइस, अगर आपको 23 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी बहुत सारे बचे हैं, तो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, फिर उनकी लिमिट भाई साहब करवाऊंगा तो पूरा करवाऊंगा। बी में ना, बी में 50% डिडक्शन है, ये तो आपको पता ही है। हाँ सर ये तो हमें मालूम है। अब सुनो हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था। भाई जवाहरलाल नेहरू नाम तो सुना होगा आपने,
इनका ना बर्थडे था, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आया। इन्होंने कहा देखो मेरा बर्थडे है, मैं खास खास लोगों को बुलाऊंगा बर्थडे पे। बोले एक काम करो, एक तो इंदिरा को बुला लो। बोले इंदिरा, बोले इंदिरा गांधी, और कौन है? एक राजीव को बुला लो, राजीव गांधी। तो इनके बर्थडे पर एक इनवाइट किया गया इंदिरा गांधी को और एक किया गया राजीव गांधी को। वो बोले उस जमाने में ना पता क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर ना अलग अलग हुआ करते थे। आज तो एक ही है मोदी जी, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हुआ करते थे। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल पड़ गया, जहां मतलब खाने की दिक्कत है वहां किसी को भेज दिया प्राइम मिनिस्टर बना के। तो एक प्राइम मिनिस्टर जो ड्रोट रिलीफ फंड से है, सूखे से, ड्रोट मतलब सूखा, सूखे से संबंधित है, उसको बुला लो। उसने काफी दिन से कुछ खाया नहीं होगा, बेचारा आके खा लेगा यहाँ पे मेरी पार्टी में। तो भाई इस तरह की एक पार्टी चल रही थी, भाई इस तरह की एक पार्टी चल रही थी, इस तरह की एक पार्टी चल रही थी जहां जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था, जिसमें इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थी और एक वो प्राइम मिनिस्टर था जो सूखे से संबंधित था। भाई ये सब बातें काल्पनिक है, ये सब समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर अलग अलग तरह के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, ठीक है ना। ये सब समझाने के लिए बोलूं, कहीं दूसरी नॉलेज खराब कर लो अपनी। तो भाई साहब 4 पॉइंट थे, मैंने आपके सामने समझा दिए, ये लो 4 पॉइंट हो गए। बस एक बात बताऊं, ये कोई पार्टी नहीं थी, ये पार्टी थी लेकिन ये भूतों की पार्टी थी, भूतों की। कैसे सर? जवाहरलाल मेमोरियल, मतलब उनकी याद में मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल। देखो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, ही स्टिल नॉट सीएम में इंटर, ही स्टिल इन फाउंडेशन, राजीव गांधी इज इन फाउंडेशन। तो भाई साहब आपको 4 पॉइंट याद रहेंगे? हाँ सर बिल्कुल रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था, इंदिरा जी आई थी, राजीव जी आए थे और प्राइम मिनिस्टर ड्रोट वाले आए थे। लो जी, लो जी, लो जी, करवा दिया मैंने बी पॉइंट। आइए अब मैं आपको सी पॉइंट करवाऊंगा। यस गाइस, मजा आ रहा है। 23 भी हो गए याद, 4 भी याद हो गए, 27 याद हो गए। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। अब ना मैं सी पॉइंट पढ़ूंगा, कसम है आपको, मैं सी पढ़ूंगा आप डी पढ़ेंगे, दिखाऊंगा आपको साथ में, आपको साथ में दिखाऊंगा। मैं सी पढ़ूंगा आप डी पढ़ोगे। देखो मैं सी का 1 पढ़ूंगा, मैं सी का 1 पढ़ूंगा, आप डी का 1 पढ़ोगे, ठीक है ना। आप डी का 1 पढ़ोगे, याद रखना जितना मैं पढ़ूंगा उतना आप पढ़ोगे। चल कसम है यार, कसम है। देखो एक काम करो, फोन को टिल्ट कर लो, फोन को टिल्ट कर लो, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। मैं सी का 1 पढ़ूंगा, आप डी को 1 पढ़ोगे। कसम है, कसम है, जिसने ना पढ़ा साथ में, जिसने ना पढ़ा ना उसे कसम है। कसम किसकी कसम है? उसी की, जिसकी कसमें खाकर तुमने क्या क्या छोड़ा है। आ जाओ, आ जाओ, सी पॉइंट, सी का 1 पढ़ रहा हूं, डोनेशन टू गवर्नमेंट। तुम भी तो मैं सी का 1, डोनेशन टू गवर्नमेंट, तुम डी का 1 पढ़ो। उतना ही पढ़ना, उतना ही। अबे मुझे आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। घर में बोल सकते हो जोर से, कोई दिक्कत है, जय माता दी नहीं बोलना, जोर से बोलो, मतलब जो लिखा है D1 वो जोर से बोलो, जय माता दी। सुनो मतलब जय माता दी तो है ही है भाई, मैं कोई यही नहीं कह रहा, लेकिन अभी ये बोलो, सी का 1, डोनेशन टू गवर्नमेंट, जल्दी बोलो जल्दी। अरे मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। सर हम घर में बैठे, मम्मी पास में बैठी, बोली क्या मजाक चल रहा है? अबे मजाक नहीं है, ठीक है। नंबर 1 डोनेशन टू गवर्नमेंट, बच्चा कहता है डोनेशन टू गवर्नमेंट। नंबर 2, और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन। सर ये तो बिल्कुल सेम है। हाँ पढ़ता है, बोलता है, बोलता है। टू बी यूटिलाइज्ड फॉर, टू बी यूटिलाइज्ड, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर, सर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस डिफरेंस यही है सर, डिफरेंस बस इतना ही है। मैं बोलूंगा फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, और आप बोलोगे फॉर एनी पर्पस, एनी चैरिटेबल अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। बस भाई यही डिफरेंस है, बाकी सारे सेम है। आपने गवर्नमेंट को डोनेशन दी है, अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दी है, इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन को दी है। मैं दे रहा हूं प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो भाई साहब सी में आएगा। और अगर आप दे रहे हो फॉर अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो भाई साहब डी में आएगा। बता दो भाई, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग समझते हो ना, बच्चे बच्चे कम किया करो, बताया था ना कल वाली क्लास में। तो ठीक है, सी और डी, मैंने करवा दिया सी का 1 और आपने कर लिया है डी का 1। अब मैं करवा रहा हूं सी का 2 और आपने डी का 2 नहीं करना है। अब सी के 2 सुन लो। डोनेशन मेड बाय कंपनी, भाई ये वाली डोनेशन है ना, जो पॉइंट नंबर 2 वाली डोनेशन है, ये सिर्फ कंपनी को मिलेगी, ओनली कंपनी को मिलेगी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। वैसे 80G की डोनेशन सबको मिलती है, लेकिन ये वाली कंपनी को मिलेगी। डोनेशन मेड बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कंपनी डोनेशन दे रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ईमान, अगर सच्चे हो तो सच बोलना, अगर झूठे हो तो भी सच बोलना, ठीक है। गली में कभी क्रिकेट खेली है? आज तक कभी क्रिकेट खेली? सर बहुत खेली, सर बचपन में क्रिकेट बहुत खेली, भाई साहब मैंने भी खेली है।
पर ये सच बताओ, आप जब वो बैट लेके ऐसे पकड़ते हो, ऐसे खड़े होते हो बैट लेके, तो पीछे जो आपके पीछे विकेट्स होती है, या ईंटें या स्टूल या कोई मेज या इस तरह का सामान रखा होता है? अरे सर, अच्छा सामने विकेट होती है या एक ईंट रखी होती है? सर वो तो ईंट रखी होती है। अच्छा एक बात हो, बैडमिंटन खेलते हो तो बीच में नेट लगा होता है या नीचे लाइन, जमीन पे लाइन खींची होती है? सर जमीन पे लाइन खींची होती है। अरे भाई साहब, अगर इंडिया में किसी चीज की कमी है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब भाई साहब यहाँ तो इतनी, हम लोगों ने तो इस तरीके के गेम खेले हैं कि अगर किसी ने ज्यादा तेज मारा तो भाई साहब तू छत पे गई तो आउट, साले लेके भी तू, या तूने भेजी ना बॉल को लेकर, ज्यादा बनता है सचिन तेंदुलकर, चल जा लेके आ, आउट भी है साथ में लेके भी आ। भाई साहब तेंदुलकर तो बनना किसी को देंगे ही नहीं हम यहाँ पे, ये बात याद रखना। तो अगर कंपनी किसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया, या स्पॉन्सरशिप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स और गेम्स इन इंडिया, आय हाय हाय हाय, तो भाई साहब मुझे सी के दोनों पॉइंट हो गए। एक तो पहले तो बच्चे कम पैदा करो और फिर स्पोर्ट्स बढ़ाओ। ये बच्चे कम होंगे तो टीम कैसे बनेगी, पर खैर यही लिखा हुआ है। प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग को लिए पैसे दो, और गेम्स का जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। आ जाओ डी पॉइंट। भाई साहब डी में 4 पॉइंट है। अच्छा सर 4 है, हाँ डी में 4 है, एक मैंने करवा दिया, चैरिटेबल पर्पज के लिए आपने कोई डोनेशन दी है तो वो आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अगर आपने किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी है, पर्पज कोई भी हो, बस वो 80G की कंडीशन को पूरा करता हो, तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए कोई डोनेशन दिया है फॉर द प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, भाई हमारे देश में कुछ लोग माइनॉरिटी में है, जैसे सिख भाई है, मुस्लिम भाई है, ईसाई भाई है, जो भी जितने भी लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अगर उनके लिए हम कोई हाउसिंग अकोमोडेशन, उनके इंटरेस्ट के लिए कि वो भी हमारे साथ आगे बढ़े, तो उनके लिए आपको डोनेशन देते हो, तो वो भी 80G के डी में आएगी, तो वो भी डी में आएगी सर, डी में आएगी। लास्ट आ गया, आए हाय लास्ट पॉइंट तो मेरा दिल छीन लेता है। सुनो, हिंदुस्तान में ना सबसे ज्यादा क्या चाहिए पता आपको? टेंपल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। मैंने 4 नाम लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको सीधा करे लुगाई, ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हम सब हैं भाई भाई, ठीक है। मंदिर, टेंपल, मोस्क मतलब मस्जिद, गुरुद्वारा मतलब गुरुद्वारा, और चर्च मतलब गिरजाघर हिंदी में कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं मंदिर का ले लेता हूं। आप देखिए मंदिर ना, हर, अगर आप हर 500 मीटर छोड़ के 500 मीटर चलेंगे ना, आपको कोई ना कोई मंदिर नजर आ जाएगा। आपने देखा ना, मंदिर तो ऐसा भी होता है कि अगर कहीं जमीन पर 2 ईंटें ऐसे रख दी, 2 ईंटें, और बीच में किसी ने दिया जला दिया, तो भाई साहब लोग वहां भी ऐसे करते हैं, जय माता दी, ये भी मंदिर ही है भाई, दिया जल रहा है तो मंदिर ही है। ऐसे होता है, ऐसे होता है, सुनते जाओ, ऐसे होता है। अब क्या हुआ, सीएम में स्टूडेंट ना जिंदगी में सिर्फ 2 ही टाइम परेशान होता है, एक एग्जाम के टाइम पे और एक रिजल्ट के टाइम पे। ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं, एक सीएम में स्टूडेंट की दुख भरी कहानी एक एग्जाम टाइम पे शुरू होती है और रिजल्ट टाइम तक चलती है। अब मान लीजिए हुआ क्या, रिजल्ट आने वाला था, अब जैसे एग्जाम दिए दिए, वो तो उसको पता ही है उसने कैसे एग्जाम दिए, कैसी जैसी पढ़ाई करी वैसे एग्जाम दे दिए। अब अपने कर्मों पे तो भरोसा है नहीं भाई साहब, जैसे कर्म करके आए हैं वैसे में तो हमें क्या घंटा मिलेगा। खैर रिजल्ट पे हिंदुस्तान में ना उम्मीद बड़ी बड़ी चीज है। लोग ये कहते हैं, लोग हमें 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 हमारे घर वाले ये सिखाते हैं, बेटा तेरे पेपर कैसे ही हुए हो, अगर भगवान चाहेगा ना तो तू पास हो जाएगा। बताओ कितने लोगों ने घर में ये बात सुनी है, कितने लोगों ने, बेटा कोई बात नहीं पेपर खराब हुआ ना, तू भगवान पे छोड़ दे, भगवान चाहेगा तो तू पास हो जाएगा। भगवान क्या करेगा बेचारा, तुम लोगों ने पेपर में कलेश काट के आए हो, भगवान क्या कर लेगा। लेकिन खैर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भगवान को मानने वाले बहुत सारे हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो खुद मानता हूं, डर लगता है भाई। तो भगवान भगवान करेगा ना, पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, सुनो सुनो, स्टूडेंट गया मंदिर, मंदिर गया, सुनो मंदिर गया, बोला हे परमात्मा, वहां पुजारी खड़ा था, पुजारी बोला, पुजारी जी ये लो 100 रुपए ले लो और मेरे वहां पर चढ़ा दो मंदिर में, और ऐसे करने लग गया, हे भगवान मुझे पास करवा देना, भगवान मुझे पास करवा देना। पुजारी जी ने कहा, बेटा बात सुन, पास फेल का तो तेरा पता नहीं है, लेकिन अगर तू ये सोच रहा ना 100 रुपए की डोनेशन मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट डी में लिखा हुआ है टेम्पल, तो डोनेशन नहीं मिलेगी। बोला क्यों पुजारी जी, डोनेशन क्यों नहीं मिलेगी, डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी? बोले पढ़, दोबारा पढ़ उस पॉइंट को। अबे कमबख्त, वहां नोटिफाइड टेम्पल लिखा। बोला हाँ नोटिफाइड टेम्पल है, पंडित जी मेरे 100 रुपए वापस करो, मैं किसी बड़े मंदिर में जाऊंगा जो नोटिफाइड है। भाई साहब वो भगा भगा, दिल्ली के अंदर ना एक बड़ा मंदिर है लोधी रोड पर, साईं बाबा का मंदिर, वो वहां गया, ऐसे 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 जमीन पे रेंगता हुआ, साईं बाबा
पास करा दे, ऐसे करता करता भाई रिजल्ट का टाइम है, 2 घंटे बाद रिजल्ट आने वाला है, बच्चा लेटता लूटता पहुंच गया साईं बाबा के मंदिर में। वहां देखा बड़ी भीड़ लगी है, बड़े अमीर अमीर लोग आए हुए हैं, वो ऐसे मंदिर में सब डोनेशन दे रहे हैं। उसने ना देखा भी 100 रुपए तो कम लग रहे हैं, भगवान मान जाएगा 100 में, 100 तो थोड़े कम लग रहे हैं। उसने वापस डाले जेब में, 500 का नोट निकाल लिया, बोला इसमें तो भाई या तो भगवान 500 में मानेगा। बोला मंदिर में बोला पुजारी जी ये 500 रुपए है, श्रद्धा भावना के नाम पे चढ़ा दो। पुजारी ने बोला श्रद्धा कौन भावना कौन? बोला अबे पुजारी इस टाइम ऐसी बातें मत कर, पेपर आना है, श्रद्धा भावना कौन? चल चढ़ा और अर्चना कर इसकी, मतलब इसकी पूजा करो मेरी तरफ से। तो उसने बोला हे भगवान मुझे पास करवा देना, काम तो है, मेरे पेपर तो ऐसे ही किए हुए तुझे पता ही है, मैं खुद पास नहीं हो सकता, तू ही करवा सकता है। तो भगवान ने बोला, मंदिर पुजारी ने बोला बेटा बेटा बात सुन, बेटा बात सुन, देख तू पास फेल का तो पता नहीं है, लेकिन इस पैसों से तुझे डिडक्शन नहीं मिलने वाली। बोला पुजारी जी क्यों नहीं मिलेगी डिडक्शन, ये तो नोटिफाइड टेम्पल है। पुजारी ने कहा एक बात बता, तू इंटर में है या फाइनल में? बोला मैं इंटर में हूं। बोला जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था ना पुजारी, मैं फाइनल में था। तो मैं पुजारी बना हूं तब फाइनल में था मैं, समझ में आया? तो नहीं मिलेगी डिडक्शन, क्योंकि पूरा पॉइंट पढ़ के आ। पूरे पॉइंट में क्या रह गया? यहां लिखा है एनी नोटिफाइड टेम्पल मोस्क गुरुद्वारा चर्च और अदर प्लेस वट एवर फॉर द रेनोवेशन और रिपेयर। भाई साहब अगर आपने श्रद्धा भावना अर्चना पुर्चना इनके नाम के पैसे दिए ना, कोई डिडक्शन ना मिलेगी, रेनोवेशन के देने पड़ेंगे, रिपेयर के देने पड़ेंगे मंदिर की। आपने देखा है कभी कभी किसी मंदिर में ना पंखे के ऊपर लिखा होता है स्वर्गीय माता गुजरी देवी जी की याद में, वो मिलेगी डिडक्शन। इधर पंखा भी चलेगा, इधर डिडक्शन भी मिलेगी, क्योंकि आपने उसकी रेनोवेशन में लगा दिया पैसा। किसी कमरे के बाहर लिखा होता है ये स्वर्गीय बाबा उद्यमी राम जी के नाम पे बनाया गया है, वहां मिलेगी सर जी डिडक्शन, वहां मिलेगी। तो यस गाइस, डिडक्शन आपको तब मिलेगी जब कोई नोटिफाइड टेम्पल मोस्ट गुरुद्वारा चर्च या कोई अदर प्लेस है जो नोटिफाइड है हिस्टोरिक प्लेस, तो उसकी रेनोवेशन या रिपेयर के लिए आपने पैसा दिया है तो डिडक्शन मिलेगी सर, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगी, और मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है भाई साहब, वो गया आगरा के ताजमहल। आपको पता ना आगरा के ताजमहल की खास बात क्या है? पता ना आपको? फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं आगरा का ताजमहल देखने, पता आपको? फॉरेनर आते हैं आगरा का ताजमहल देखने, और इंडियंस उन फॉरेनर की बीवियों को देखने जाते हैं। मतलब उनकी लुगाइयों को देखने जाते हैं। तो भाई साहब इंडिया, मेरा दोस्त है, वो गया इंडिया का आगरा का ताजमहल देखने। भाई साहब अब आगरा का ताजमहल ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी, उसने गार्ड को बुलाया, इधर क्या कर रहे हो, सफाई कराओ इसकी, थोड़ी रिपेयर करवाएगा। क्या यार गंदा लगता है, कितनी कितनी सुंदर सुंदर, मतलब कितने अच्छे अच्छे अंग्रेज आए हैं, ये ले 500 रुपए इसकी रिपेयर करवाओ। ओ भाई साहब क्या 500 की रिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। यहां लिखा है हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल और कोई आर्टिस्टिक इंपोर्टेंस के लिए, अगर कोई मशहूर है और उसके लिए उसकी रेनोवेशन और रिपेयर के लिए है तो भी मिलेगी। यस गाइस, तो या तो आपने किसी टेंपल गुरुद्वारा चर्च गिरजाघर इनके लिए दिया है, या फिर किसी ऐसे प्लेस के लिए जो हिस्टोरिकली या आर्कियोलॉजिकली या आर्टिस्टिक इंपोर्टेंस से है उसकी रेनोवेशन या रिपेयर के लिए दिया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। यस गाइस, आई हैव डन ए बी सी डी कैटेगरी। ए के 23, बी के 4 पॉइंट जवाहरलाल नेहरू वाले, 2 के वो थे एक फैमिली प्लानिंग और टीम बनाओ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, और 4 ये रहे अदर देन फैमिली प्लानिंग चैरिटेबल और इंटरेस्ट वाला फॉर द मिनोरिटी वाला और टेंपल वाला। यस गाइस आई हैव डन इट, मैंने करवा दिए हैं, बस एक बार फटाफट बता दो क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई मैंने करवा दी है। और अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला था कि अगर आपने ए कैटेगरी में पैसा लगाया तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, वो भी विदाउट लिमिट। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बी कैटेगरी में लगाया तो 50% डिडक्शन मिलेगी, वो भी विदाउट लिमिट। हाँ सर सही बात है। सी में लगाया तो 100% मिलेगी, और डी में लगाया तो 50 मिलेगी। लेकिन ये दोनों जो थी ना, ये आपकी विद लिमिट थी। यस सर, ये हमारी विद लिमिट थी, बिल्कुल सही है सर। वो विद लिमिट कैसे चेक करते हैं सर? आपको एक ना सेपरेटली ग्रोस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, आपको वर्किंग करना है, ठीक है ना? ये वर्किंग में लेके आना है। आप ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेना। ग्रोस टोटल इनकम में से 3 चीजें माइनस करनी है आपको। एलटीसीजी अगर इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है वो माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A इंक्लूड है तो माइनस कर दो, 80C टू 80U माइनस कर दो 80G को छोड़कर, क्योंकि 80G तो आप निकाल ही रहे हो, आपको आती नहीं अभी तक। तो ये तीनों माइनस करने के बाद जो बचेगा ना, उसे बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। ये मान लो 2.5 लाख आ गया, मान लो 2.5 लाख आ गया, इसका 10% जो है ना, वो आप 25,000 रुपए निकाल के रख लो। भाई ध्यान रखना, आपको आपको रफली एक काम करना पड़ेगा, एडजस्टेड जीटीआई निकालनी है। और सपोज करो वो 2.5 लाख आ गई, तो आपको उसका 10% करके जो 25,000 रुपए आया, इसे याद कर लेना है। याद कर लोगे बेटा? याद कर लोगे? कर लेंगे सर। अब सुनो,
अब कैसे करना सुनो, ए बी कैटेगरी चिंता नहीं है, ए में पूरा 100 मिलेगा, बी में पूरा 50 मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। सी और डी को कैसे डील करना है वो देख लो। सपोज आपने सी कैटेगरी में 20,000 रुपए लगाए और डी में 30,000 रुपए लगाए, आप इनका टोटल कर लो। सबसे पहले टोटल करना, सी में कितने लगाए, डी में कितने लगाए, आपने डोनेट किए, टोटल कर ले सर 50,000। अब मेरी बात सुनो, आपके पास टोटल है 50 और उधर जो आपने अभी एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकाला था वो कितना था सर, वो तो 25,000 था। तो एक काम करो, 50 और 25 को पकड़ लो, 50 और 25 को पकड़ लो, 50 और 25 को पकड़ लो। दोनों में सबसे कम कौन सा है सर, 25 कम है, तो 25 को पकड़े रखना, 50 को छोड़ दो, 25 को पकड़े रखना, पकड़े रखना। अब बताओ सी में कितने लगाए हैं सर, 20 लगाए हैं, तो उस 25 में से 20 के 20 दे दो सर, बाकी 5 बचे हैं, बाकी 5 बचे हैं, बस उस 5 का आधा, क्योंकि 50%, उस 5 का आपको करना है यहाँ पे आधा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2500। यस गाइस, उस 5 का आपको करना है आधा। यस सर, एक क्वेश्चन और कराओ ना सर, ये लो 18 और 12 30, इसका टोटल कर लो सर, 30 हो गया। और उधर कितना था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई सर, उधर तो 25 था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई तो 25 था, 25 और 30 में से लेस कौन सा है, 25, 25 को पकड़ लो, 25 को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लिया 25 को, 12 में से 12 दे दो, 12 में से 12 दे दो, इस 18 को मत देखो, 12 में से 12 दो, आपके पास 25 थे, 12 दे दिए, कितने बचे 18, 18 का सॉरी बचे 13, 13, 13 का आधा 6,500 हम डी में देंगे, 13 का आधा 6,500 हम डी में देंगे। ठीक है, अब सी कैटेगरी, मान लो सी में नील लगाया आपने, डी में 22 लगाया, दोनों का टोटल कर लो 22,000, और 22 और उधर था 25, उधर था 25, दोनों में लोअर कौन सा है सर, 22 है, तो 22 को पकड़ लो बेटा, 22 को पकड़ लो, नील को तो नील पकड़ लो। अब 22 थे आपके पास, जिसमें से नील माइनस करोगे तो 22 ही बचेंगे, इसका आधा जाएगा डी में, यानी कि 11,000 मिलेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और सर, ये लो 28,000, 28 कौन सा है, डी में, सी में 28, डी में नील, डी में नील, कोई बात नहीं, 28 है, 28 और 25, 28 और 25 किसको पकड़ोगे सर, 25 को पकड़ लिया, 25 को। अब यहां 28 है, भले ही 100% है, आपके पास है ही 25, तो आप 25 ही दे सकते हो। जब 25 में आपने 25 दे दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो नहीं बचेगा, आधा भी तो नहीं आएगा, नील आ जाएगा। ठीक है सर जी, ये भी आ गया समझ। सर 4 और 16 20, 20, 20 और 25, लोअर कौन सा है, लोअर कौन सा है, 20 है, 20 को पकड़ लो, 20 में से 4 तो यहां गए सर, 20 में से 4 जो पूरा 100% है वो मिल गया, बाकी गए 16, 16 का आधा 8 यहां पे आ जाएगा। यस गाइस, आई होप आपको वो जो लेस्ट था, जो लिमिट थी वो आपको क्लियर हो गई है। यस गाइस, यस गाइस, मैंने आपको 80C भी करवा दिया है और मैंने आपको 80G भी करवा दिया है। हाँ, मैं ब्रेक दूंगा, थोड़ी देर में दूंगा सर। 80 देखो सर, 80 डबल रिस्पेक्ट, जी 80G था, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ रिस्पेक्ट। सर रिस्पेक्ट क्यों भाई, जी जी किसके साथ लगाते हो, ये कौन है, ये सर डबल रिस्पेक्ट है। डबल रिस्पेक्ट कैसे है भाई, डबल जी लगा रहे हो आप। दिस डिडक्शन इज अलाउड अवेलेबल टू इंडिविजुअल, ये साली इंडिविजुअल को मिलेगा, इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी रेंट पे करते हो, अगर आप किसी अकोमोडेशन का रेंट पे करते हो, आपको 80 मिल जाएगा। सुनो, अगर आप इंप्लॉई हो और आपको एचआरए मिल रहा है कंपनी से, तो आपको 80 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इंप्लॉई हो, आपको आरएफए मिल रहा है, तो भी आपको 80 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप सेल्फ इंप्लॉयड हो तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं एक सेल्फ इंप्लॉयड पर्सन हूं, ठीक है ना, मैं एक सेल्फ इंप्लॉयड हूं, मैं नौकरी नहीं करता हूं, मैं अपना कोचिंग चलाता हूं, खुद का काम करता हूं, काम धंधा करता हूं, मैं सेल्फ इंप्लॉयड हूं। लेकिन मैं रेंट पे रहता हूं, मान लीजिए मैं रेंट पे रहता हूं और मेरा रेंट जो है ना वो 40,000 रुपए पर मंथ है वैसे मेरे घर का रेंट। ठीक है, तो क्या मुझे 80 की डिडक्शन मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, और मैं लेता भी हूं। द इफ ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड दैट डिडक्शन 80 विल बी अवेलेबल। कितनी मिलेगी सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल, तीनों में सबसे कम होगा ना वो मिलेगी। रेंट पेड क्वेश्चन में लिखा होगा -10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम बिल्कुल वैसे निकालते हैं जैसे आपने अभी 80G में निकाली थी। पहले आप ग्रोस टोटल इनकम निकालेंगे, इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करना है, इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला माइनस करना है, और इसमें से आपको डिडक्शन माइनस करनी है अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U की, एक्सेप्ट 80G की, क्योंकि 80G आप निकाल रहे हो तो वो आपको नहीं पता है, उसको छोड़कर बाकी माइनस करें। ये जो बचेगा ना सर, ये आपका आएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका 10% यहां माइनस करना है, इसी का 20% यहां लिखना है, और 5,000 रुपए महीना यहां लिखना है। इन तीनों में जो सबसे कम होएगा ना, वो आपको 80G की डिडक्शन मिल जाएगी। यस गाइस, मैंने कर दिया है 80G।
एंड यस अब मैं करने जा रहा हूं 80D, क्योंकि 80D मैं फिर से लिखना चाहूंगा, एक बार आप लोग भी लिख लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। यस गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मैं बताऊं इसमें 80C, 80C और 80G और 80D, भाई साहब इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, बाकियों में भी आते हैं लेकिन इनमें तो जरूरी आते हैं। तो रेडी हो जाइए 80D के लिए, मैं शुरू करने जा रहा हूं 80D की डिडक्शन। बी रेडी फॉर दैट। बस ये मैंने पानी पिया और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा 80D का डिडक्शन। सर सुनना बड़े ध्यान से। प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, मैं क्या भी रहा था ना, लाइफ में मेडिकल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्थ लाइफ हो ना हो, लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस हो ना हो, लेकिन मेडिकल होना जरूरी है। ठीक है भाई साहब, मेरी बात सुनिए। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, डिडक्शन मिल जाएगा। कितनी मिलेगी डिडक्शन? मिलेगी सर आपको अमाउंट पेड या 25,000, एज द केस मे बी विच एवर इज लेस। तो भाई या तो आपने जितना पे किया है उतना अमाउंट, या मैक्सिमम 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भाई साहब, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो वो 25,000 रुपए की जो डिडक्शन है ना, वो आपकी 50,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है सर जी। इंडिविजुअल जो है, अगर वो डिडक्शन क्लेम करता है तो वो अपने लिए कर सकता है, अपनी बीवी के लिए कर सकता है, और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए कर सकता है। मतलब बच्चे जो है वो डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है ना, तभी डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रन में भाई साहब इसके सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, ये लोग मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं, बस डिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट। ठीक है ना। और इसकी डिडक्शन मिलेगी अमाउंट पेड और 25 विच एवर इज लेस। अब मेरी बात सुनो, किसी जमाने में क्या था, किसी जमाने में क्या था, यहां पेरेंट्स भी लिखा हुआ था, किसी जमाने में, किसी जमाने में यहां पेरेंट्स भी लिखा हुआ था। तो लोग क्या करते थे, भाई डिडक्शन मैक्सिमम 25 की मिलनी है, तो वो कहता भाई मैं तो, मेरा तो खुद का 10,000 का करवा रहा हूं, और मेरी बीवी का भी 10,000 का करवा रहा हूं, और मेरे बच्चों का 5,000 का। ओहो, 25 तो हमारे ही पूरे हो गए। पेरेंट्स के नाम के 10,000 लगते थे, तो उन्होंने ना 10,000 करवाने छोड़ दिए। बोले छोड़ो ना, पेरेंट्स के करवाने की क्या जरूरत है। बीवी बोलती क्या जरूरत है, अपने 25 करवाओ, बस खत्म बात। जब डिडक्शन 25 की मिलती है तो ज्यादा पैसे खर्च करने की क्यों जरूरत है। तो लोगों ना पेरेंट्स का नाम तो लिखा होता, लेकिन लोग पेरेंट्स के नाम का डिडक्शन करवाते नहीं थे, लोग पेरेंट्स के नाम का डिडक्शन करवाते नहीं थे। तो क्या किया उन्होंने, पेरेंट्स को यहां से हटा ही दिया। गवर्नमेंट ने पेरेंट्स को यहां से हटा दिया और पेरेंट्स की डिडक्शन अलग से देना शुरू कर दी। बोले भाई अगर पेरेंट्स है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, उनकी तुम्हें 25 और 50 अलग से मिलेगी। भाई तू, तेरी बीवी और तेरे बच्चों की 25 अलग ले ले, और तेरे बाप की, माँ की 25 अलग ले ले, ठीक है ना, दोनों की। और अगर इन तीनों में से कोई एक सीनियर सिटीजन है, मान लो कोई एक भी हो, कोई भी एक हुई हो, तो 25 की जगह 50 मिलेगी। और अगर पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है तो इसमें भी 50 मिलेगी। तो मतलब आपको 80D का जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो भाई साहब 1,00,000 तक मिल सकता है। यस गाइस, 1,00,000 तक। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और उसकी एज 61 ईयर है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसकी एज 61 है, और उसके जो फादर हैं वो मान लीजिए 91 है। तो इसका, इसने अपना जो प्रीमियम पे किया है वो 50,000 प्रीमियम पे किया है, और फादर का भी 50,000 प्रीमियम पे किया है, तो अपना 50 भी मिल जाएगा, फादर का 50 भी मिल जाएगा। तो भाई साहब 1,00,000 रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम। यस गाइस, तो 25-25 भी मिल सकती है, 25-50 भी मिल सकती है, 50-50 भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से डिडक्शन मिल सकती है। याद रखना 50,000 पेशेंट तभी मिलेगी अगर जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है। मैंने पेशेंट क्यों लिखा है, लॉजिक बताऊंगा आगे जाके। अगर वो सीनियर सिटीजन होगा, जिस बंदे का पॉलिसी करवाया जा रहा है वो सीनियर सिटीजन है, तो 50 मिल सकती है। ठीक है, डन। ये जो 25,000 रुपए या 50,000 रुपए हैं, ये आपको कैसे खर्च करने हैं, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। आप 3 तरीके से खर्च कर सकते हो। आप कंट्रीब्यूट करते हो अगर किसी CGHS स्कीम में, देखना आप किसी हॉस्पिटल के पास जाना, वहां आपको CGHS लिखा भी मिल जाएगा, कई कई जगह आपको शायद लिखा भी मिल जाए। आप देखना कहीं ना कहीं आपको लिखा भी मिल जाएगा CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और अदर नोटिफाइड स्कीम, अदर नोटिफाइड भी स्कीम होती है। तो इसमें अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी पैसा काउंट करेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने कोई फुल बॉडी चेकअप करवाया अपना, तो वो 5,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल जाएगी। और ये वाला अमाउंट आप कैश में भी कर सकते हो, बाकी जो अमाउंट है वो आप
अदर देन कैश करेंगे, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो आप कैश में भी कर सकते हैं। या फिर आपने कोई अमाउंट पे किया है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या किसी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, यानी कि आपने किसी कंपनी को अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो उसकी बात कर रहे हैं। यस, तो आपने किसी सीजीएचएस स्कीम में पे किया है, अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है या कोई जीआईसी, आरडीए, आईआरडीए करवाया है, तो आपको टोटल इनकी जो है 25 या 50 की रिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट किसी भी मोड में की जा सकती है, बट अदर देन कैश होनी चाहिए। यस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो आप अदर देन मतलब इवन इन कैश भी कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं सर, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए फादर की एज 70 ईयर है, ठीक है, फादर की एज 70 ईयर है, एक्स की एज 45 ईयर है, ठीक है ना, और एक्स जो है वो डिपेंडेंट है फादर पे। एक्स कहता है पापा मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, बस फिर मैं भी कमाने लग जाऊंगा, अब थोड़े दिनों की बात और है, मैं 45 साल का तो हो ही गया हूं, थोड़े टाइम बाद मैं भी कमाने लग जाऊंगा। बच्चे हंसने लगता है, हाँ 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 हाँ, ये कैसी एग्जाम्पल है, ऐसे कोई 45 साल का बच्चा डिपेंडेंट थोड़ी होता है। मैंने क्या, अभिषेक बच्चन, मैंने कब की अभिषेक बच्चन की बात? मैंने तो अभिषेक बच्चन की बात की नहीं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ना ना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो भाई अगर फादर की एज 70 साल है और एक्स की एज 45 ईयर है, तो सन ऑफ मिस्टर एफ और ये डिपेंडेंट है, प्रीमियम पेड बाय मिस्टर फादर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ मिस्टर एक्स और अमाउंट 28,000। बताओ डिडक्शन कितने की मिलेगी? बताओ। फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है, फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है, प्रीमियम इन्होंने करवाया है, डिडक्शन फादर को मिलनी है, लेकिन प्रीमियम करवाया गया सन का है, अलाउड है क्योंकि सन डिपेंडेंट है तो अलाउड है। बताओ 28 की मिलेगी या 25 की? अगर आप कहते हो कि अगर आप बताओ 28 की डिडक्शन मिलेगी या 25 की, जल्दी बोलो डिडक्शन किसकी मिलेगी, 28 की या 25 की? जल्दी बोलो डिडक्शन किसकी मिलेगी, 28 की या 25 की? डिडक्शन फादर को मिलनी है, सीनियर सिटीजन को मिलनी है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम सन का करवाया गया है, प्रीमियम सन का करवाया गया। जल्दी बोलो डिडक्शन किसकी मिलेगी, 28 या 25? आंसर आ रहा है 25, 25, 28, 28। देखो दो आंसर आ गए ना, दो आंसर आ गए। मैं बताऊं द आंसर इज 25,000। गाइस हमेशा जो एज होती है ना, एज वो हमेशा पॉलिसी होल्डर की देखनी होती है, पॉलिसी होल्डर की, जिसके नाम पे पॉलिसी है। इंश्योरेंस एक्स का करवाया गया है, एक्स सीनियर सिटीजन नहीं है, तो भाई 25 की मिलेगी। हालांकि फादर करवा रहा है, फादर पेमेंट कर रहा है, डिडक्शन फादर को अपनी इनकम में से मिलेगी, लेकिन फादर की एज नहीं देखनी, जिसका इंश्योरेंस चल रहा है उसकी एज देखनी होती है, उसकी एज। ओके गाइस, तो 25,000 की मिलेगी। यस, ये क्वेश्चन करते हैं यार। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो खुद के लिए 24, बीवी के लिए 3,000, बच्चे के लिए 10, डिपेंडेंट है 24, 3, 27 और 10, 37। तो भैया मैक्सिमम 25 मिलेगी, तो आपको 25,000 मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है ना। और पेरेंट्स से 9 है तो पूरे 9 मिल जाएगी, तो टोटल आपको 34,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। सर मिस्टर, अब एक इसमें नया पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप समझ लेना गाइस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आपको ध्यान में नहीं रहेगा। एक्स की एज 65 साल है और उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने उसका इलाज करवाया, इलाज में 50,000 रुपए लगे, क्या डिडक्शन मिलेगी? इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योरेंस नहीं करवाया, आंसर इज यस। लॉ ने ये लिखा हुआ है, लॉ ने ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है और उसका इंश्योरेंस नहीं भी है, अगर इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, कंपनी वाले उसका इंश्योरेंस करते नहीं है, तो फिर ये थोड़ी उनका इलाज नहीं करवाया जाएगा। तो अगर उनके बच्चे उनका इलाज करवाते हैं, वो खुद अपना इलाज करवाते हैं, तो जो भी खर्चा होगा उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे 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 उनका इंश्योरेंस ना भी हो। लेकिन ये बात सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है, सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल लिमिट 50 जारी रहेगी। जैसे मान लीजिए फादर है, फादर है वो सीनियर सिटीजन है और उनकी जो एज है वो 61 है, और मदर जो है, मदर जो है वो मान लीजिए 59 ईयर्स की है, और इन दोनों का जो इंश्योरेंस है, मदर का इंश्योरेंस करवाया गया है और उसके लिए 60,000 रुपए पे किए गए हैं, फादर का इंश्योरेंस हुआ नहीं है, तो फादर पे आपने खर्च कर दिए, तो भैया दोनों को मिलाकर ही 50 मिलेगी डिडक्शन। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि मदर की अलग ले लें 50,000, फादर की अलग ले लें, पेरेंट्स की 60, मतलब ओवरऑल लिमिट वही रहेगी जो पहले हमने पढ़ी है, 50 और 25-50 वाली, ठीक है। यस गाइस, एक्स की एज 63 ईयर है, और आइए क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन मैंने आंसर दिखा दूं। एक्स की एज 63 ईयर है, इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, मेडिकल एक्सपेंडिचर 56,000 है, वाइफ की एज 10,000 है, सन की एज 6,000 है, तो ये 10 का मिल जाएगा, ये 6 का मिल जाएगा। एक्स की एज हालांकि 63 ईयर है,
लेकिन इंश्योरेंस नहीं है तब भी 50 का मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना 50 तो इसका मिल जाएगा 10 और 6 16 66 मिल जाएगा, नहीं भाई ओवरऑल तो 50 ही रहेगा, क्योंकि खुद का, बीवी का और बच्चों का, तीनों का मिलाकर 25 या 50 होता है, क्योंकि इनमें से एक सीनियर सिटीजन है तो एग्रीगेट 50 रहेगा, तो वो 50 ही रहेगा। फादर की एज 93 है, इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, आपने 50 खर्च किए, 50 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1 लाख मिल जाएगी। यस गाइस, आई हैव डन 80D। मैंने एक बड़ा सेक्शन कर दिया, मैंने एक बड़ा सेक्शन कर दिया 80D, मैंने एक बड़ा सेक्शन कर दिया 80D। मैंने कौन कौन से कर दिए, जरा नाम गिनवाना भाई। ओ हेलो, नाम गिनवाओ, नाम, ऐसी बातें मत करो, जल्दी जल्दी नाम गिनवाओ कौन कौन। सर आपने 80C करवा दिया, 80G करवा दिया, 80GG करवा दिया, 80D करवा दिया, सर 4 सेक्शन करवा दिए। यस भाई यस, 4 सेक्शन करवा दिए, 4 सेक्शन। आज मैं लिख के दे रहा हूं, आज की क्लास में, आज की क्लास में जो बच्चा आखिरी दम तक टिका रहेगा, आज की क्लास में जो बच्चा लास्ट तक टिका रहेगा, मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब, वो बोलेगा भाई साहब डिडक्शन तो यूं यूं रट्टी पड़ी है भाई साहब, डिडक्शन का क्वेश्चन आ गया तो यूं निकाल देंगे, यूं। डिडक्शन का तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है डिडक्शन की कोई। भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूं, जो आज की क्लास में लास्ट तक दम लगाएगा, जो लास्ट लास्ट तक बैठा रहेगा, वो बच्चा बोलेगा सर, सर डिडक्शन तो रट गई है, रट रट गई है सर, रट गई है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं भाई साहब, जो बच्चा आज ये करेगा वो तो डिडक्शन रट लेगा, रट फटाफट। 80U, 80U है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। बात सुन लो, 80U अगर कोई बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब अपना रेजिडेंट, अपने घर का, बीइंग ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब अपने घर का, मतलब अपने इंडिया का, अपने इंडिया का रेजिडेंट है भाई, रेजिडेंट, अलाउड टू रेजिडेंट बीइंग ए पर्सन। देखो इसमें ना दो चीजें होंगी, याद रखना, एक वर्ड में बोलूंगा बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ध्यान दे लो, एक मैं बोलूंगा बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक मैं बोलूंगा बीइंग अ पर्सन, दो नाम बोलूंगा, दो नाम, विद सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी। ठीक है सर, आप बोलोगे दो बातें, या तो पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। सर पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है अगर कोई बंदा 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है, 40% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। और अगर कोई बंदा 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो उसे सीवियर डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, 40% से ज्यादा डिसेबल है तो 75,000 रुपए की फिक्स डिडक्शन मिलेगी, और 80% से ज्यादा डिसेबल है तो उसे 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 1,25,000 रुपए की, 1,25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। याद रख लो। तो मैंने दो नाम दिए, बीइंग अ पर्सन विद डिसेबल, बीइंग अ पर्सन विद सीवियर डिसेबल। तो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबल हो तो 40,000, 40% होता है डिसेबिलिटी, या सीवियर हो तो 80 होता है। सी बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी को 75,000 की डिडक्शन मिलती है। खर्चा कितना भी करो, ये डिडक्शन फिक्स है। आपने अपने इलाज पर 10,000 रुपए खर्च किए मेडिकल ट्रीटमेंट पे, तब भी आपको डिडक्शन 75,000 की मिलेगी। अगर आपने नो एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है वो फिजिकल डिसेबल है, तो आपको 75,000 की डिडक्शन जरूर मिलेगी। ठीक है सर जी, ओके सर जी। यहां लिखा है ही इज सर्टिफाइड बाय, वो डिसेबल है, इस बात का सबूत आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी टू बी ए पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि वो पूरा साल डिसेबल हो, हैंडीकैप्ड हो, या कुछ इस तरह का दिक्कत हो, ये एट एनी टाइम। अगर साल में एक दिन भी वो डिसेबल है तो मतलब इवन मान लो 31 मार्च को बेचारा डिसेबल हो गया तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट शुड बी फर्निश्ड अलोंग विद द रिटर्न अंडर सेक्शन 139। क्वांटम ऑफ डिडक्शन बता दिया, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 75,000 में मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, और अगर पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी है तो भैया 1,25,000 मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन आता है सर कौन कौन सी डिसेबिलिटी इसमें आएंगी, कि कौन कौन सा, मतलब क्या इसमें ब्लाइंड आएगा, क्या इसमें कम दिखता है वो आएगा, क्या इसमें कोई हैंडीकैप्ड आएगा। तो मैं बता दूं आपको, पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है नोट लेस देन 40%, मतलब कम से कम 40% तो आप डिसेबल होने ही चाहिए। और ये बात सर्टिफाई करेगा या तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट, जो वेन का डॉक्टर, नसों का डॉक्टर होता है, या कोई सिविल सर्जन करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चलिए मैं डिसेबिलिटी बता दूं कौन कौन सी होती है, डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना। नंबर 1 ब्लाइंडनेस इसमें आएगी, लो विजन इसमें आएगा, कम दिखता है, लेप्रोसी क्योर्ड। लेप्रोसी क्योर्ड क्या होता है पता है आपको? मेरे को भी नहीं पता, गूगल पे जाके चेक कर लो, मैं बीमारियां थोड़ी नाम पढ़ रहा हूँ क्या क्या होता है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। हियरिंग इंपेयरमेंट, वो कई लोगों के कान में लगा होता है ना, वो आप लोगों ने भी लगा रखा होगा, वो वाला नहीं, हेडफोन नहीं कह रहा, वो जिसको कम सुनाई देता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किसी की मोटर खराब होगी, सॉरी, लोकोमोटर कुछ होता होगा यार, बीमारियों के नाम है। मेंटल रिटार्डेशन, जो बहकी बहकी बातें करता है, जवाब भी करते कभी कभी। मेंटल इलनेस,
एंड इंक्लूड ऑटिज्म, सेरेबल पल्से, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। देखो मैंने सब नाम लिख लिए ढूंढ ढूंढ के, रूल्स वगैरह में जाके देखे हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे कवर्ड है, मैंने सारा आपको करवा दिया सर। मीनिंग ऑफ पर्सन का मतलब सीवियर डिसेबिलिटी का मतलब है कोई बंदा 80% और मोर डिसेबिलिटी होता है। यस गाइस, आई हैव डन 80D। मैंने आपको 80U करवा दिया गाइस, मैंने 80U करवा दिया। एक बार फटाफट फटाफट लिख के बताओ, क्या आपको 80U इज क्लियर और नॉट क्लियर। अभी मैं करवाने वाला हूं आपको 80DD, फिर मैं करवाऊंगा 80DDB, और फिर मैं करवाऊंगा 80E। पहले मैं 3 सेक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना। ये 3 सेक्शन खत्म होगा, फिर आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। पहले ये 3 सेक्शन खत्म कर ले। चलो आ जाओ फटाफट 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 आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस गाइस, जो इधर उधर गए हैं यूट्यूब पे कुछ और उल्टा सीधा देखने, वापस आ जाओ, वापस वापस। सब 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 वेबसाइट बंद कर दो, देख रहे हो जो गंदी गंदी साइटें देख रहे हो, सब बंद कर दो। आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी आओ जल्दी। उनको बोलो जल्दी आए जल्दी, बस 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 बस, और नहीं देखना बाकी चीजें, छोड़ो इधर आ जाओ। हाँ जी। यस गाइस, 80DD। मैं आपको याद दिलवा दूं, अभी अभी आपने एक सेक्शन पढ़ा था 80U। एक्चुअली मैंने 80U पहले इसलिए पढ़ाया था कि मैं आपको 80DD पढ़ा सकूं। देखो एक बंदा है ये वाला, ठीक है, और एक बंदा है ये वाला। अब ये वाला बंदा जो है वो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, मतलब कहने का मतलब है ये वो डिसेबल है। तो अगर ये अपना इलाज खुद करवाता है तो इसको 80U में डिडक्शन मिलती है, वो 75,000 और 1,25,000 की। लेकिन मान लो ये बंदा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मान लो ये बंदा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये बंदा इसका इलाज करवाएगा, तो फिर इस बंदे को डिडक्शन मिल जाएगी 80DD में, वही सेम मिलेगी 75,000 या 1,25,000 की। पर एक शर्त है कि अगर इसको डिडक्शन मिल रही है क्योंकि ये बंदा इसका इलाज करवा रहा है, तो फिर ये 80U में क्लेम नहीं करेगा, ये 80U में क्लेम नहीं करेगा। मेरी बात समझ लो, ये तरीका है, ठीक है। आओ मैं सिखाता हूं। 80DD का मतलब है डिसेबल डिपेंडेंट, ये मैंने लिखा है डिसेबल डिपेंडेंट, ऐसा कुछ है नहीं इसका मतलब, ऐसे लिख दिया मैंने डिसेबल डिपेंडेंट। मतलब ये डिसेबल है वही 80U वाला, लेकिन इस बार डिपेंडेंट है, ठीक है। कई लोग इसे डबल डेंजर लिखते हैं, डबल डेंजर। भाई मेरे को लगता है डिसेबल डिपेंडेंट ज्यादा सही है, क्योंकि ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट वाला पॉइंट है और डिसेबल वाला पॉइंट है। अगर डिडक्शन मिलती है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, वही वाला पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिडक्शन वही मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ को। और डिडक्शन कितनी मिलेगी, बिल्कुल उतनी मिलेगी, 75 या 1,25,000, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है इसमें, आपको मिलती है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, और उसमें आपको खुद को मिलती है, ठीक है ना। आप डिपॉजिट करवा सकते हो किसी LIC स्कीम में, या किसी इंश्योरेंस से आपने करवाया है, या कोई आपने स्कीम UTI से करवाया, वहां पे किया तो वो डिडक्शन मिल जाएगी। बस इसके अंदर इतना ही था। तो भाई 80U में क्या था, 80U में क्या था, अगर कोई बंदा खुद डिसेबल है, अपना ट्रीटमेंट खुद करवाता है, तो उसे 80U में मिलती है। अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है, अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है और वो आपका इलाज करवा रहा है, तो उसको मिलेगी डिडक्शन, फिर आपको 80U में मिलेगी, उसको DD में मिलेगी। ओके जी, ओके 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 ओके, ये वाली बात हमें समझ में आ गई है। आगे देखो सर, 80DD। 80DD क्या होता है, अगर किसी बंदे को स्पेसिफाइड डिसीज है, स्पेसिफाइड डिसीज समझते हो, ऐसी डिसीज, वैसे ना एक ना रूल होता है, रूल्स इनकम टैक्स में ना रूल्स होते हैं, रूल्स में लिखी हुई है। तो कौन कौन सी डिसीज रूल्स है, रूल्स के अंदर ना स्पेसिफाइड डिसीज के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको ना वो स्पेसिफाइड डिसीज याद नहीं करनी। बड़े सारे नाम है, बड़े सारे, कैंसर हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो गया, एड्स होगी, या मतलब जितने भी ऐसे बड़े बड़े सारे बीमारियों के नाम है, अगर उनमें से कोई बीमारी है, तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो क्लियर हो जाएगा, स्पेसिफाइड डिसीज है, ठीक है ना। अगर किसी बंदे का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है उसकी स्पेसिफाइड डिसीज का, तो ये डिडक्शन अवेलेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल को, फॉर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, खुद के लिए भी या किसी डिपेंडेंट के लिए, या रेजिडेंट एचयूएफ को, एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई उसकी बीमारी पे, उसे कोई इलाज पे, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया उसका, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी डिडक्शन, वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको 10I में फॉर्म भरना पड़ेगा, और किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आपको लिखवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने ये पे किया है, ठीक है। तो इसमें अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹40,000 ऑब्लिक 40,000 काट दो, ये गलती से लिखा गया, अमाउंट एक्चुअली पेड और ₹1,00,000 विच एवर इज, ये यार 1,00,000 ही रहेगा बस खाली, ये कैसे मिस्टेक रह गई। अभी रुको, मैं इसको अभी ठीक ही करूंगा इसको। लो जी 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 लो जी। और ये सीनियर सिटीजन वाला पॉइंट हो गया, हट गया यहाँ से, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 1 मिनट रुको भाई, मैं ठीक कर दूं इसको, थोड़ा सा ना ये गलती इसमें रह गई, मैं इसको थोड़ा ठीक कर, लो जी हो गया सही। इसमें क्या बात है, ये भी मिस्टेक वाला पॉइंट रह गया यार, इस स्लाइड को छोड़ो, अपने को देखना ही नहीं इसको, ठीक है ना। यस, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ।
यस गाइस, यहाँ पे आ जाओ। तो अभी डिडक्शन मिलेगी अमाउंट एक्चुअली पेड और रुपी 1 लाख विच एवरेज लेस एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंश्योरर। हो सकता है आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा हो और वहां से कुछ पैसा है तो माइनस कर देंगे। मान लीजिए आपने आपने 1,40,000 रुपए एक्सपेंडिचर किया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। ठीक है सर, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज का 1,40,000 रुपए खर्चा किया। डन डन डन। अब आपको मिलेगी डिडक्शन। डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? 1,40,000 और 1,00,000, 1,40,000 और 1,00,000 विच एवर इज लेस। ठीक है सर, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 1,00,000 रुपए की। रुको रुको, आपको 1,00,000 की डिडक्शन मिलेगी। हाँ सर, 1,00,000 की डिडक्शन मिलेगी, 1,00,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब क्या कहता है, अगर आपने कहीं से इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, मान लो आपको 70,000 रुपए इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, तो वो 70,000 रुपए जो आपको रिकवरी हुई ना इंश्योरेंस की, वो यहां से आपको माइनस कर देनी है। फाइनल डिडक्शन आपको 30,000 रुपए मिलेगी। मैं कहता हूं ये जो डिडक्शन जो आपको रिकवरी माइनस करनी है ना, ये सबसे लास्ट में करनी है, पहले एक्चुअल अमाउंट में से मत कर देना। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट पेड और 1 लाख विच एवर इज लेस जो आएगा ना, ये आपकी डिडक्शन है और इसी में से माइनस हो जाएगा, ये आपकी फाइनल डिडक्शन बन जाएगी। ठीक है, डन सर। 80 डबल डी बी करवा दिया। डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। यस गाइस, द नेक्स्ट सेक्शन इज 80E। 80E का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन इनफैक्ट इसका मतलब है हायर एजुकेशन। ओ भाई, ऊंची पढ़ाई, बड़े ही पढ़ाई कर रहे हो। अब सुनना, हायर एजुकेशन क्या होता है। सुनो, 80E जो है ना, वो होता है एजुकेशन लोन, हायर एजुकेशन लोन। मेरी बात सुनो, दिस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स यार, एजुकेशन तो इंडिविजुअल करेगी, पूरी फैमिली थोड़ी बैठे करेगी। डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ असेसी हिमसेल्फ और हिज स्पाउस और हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अगर बंदा खुद करता है हायर एजुकेशन मिल जाएगी, उसकी बीवी करती है तो भी मिल जाएगी, बच्चे करते हैं तो भी मिल जाएगी। ठीक है सर। लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम द बैंक ऑन विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। नंबर 1 आप समझ लो, जो लोन है ना, लोन वो आपने किसी बैंक से लिया होना चाहिए या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए, बात खत्म। अगर किसी दोस्त से लिया है तो आपको एजुकेशन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन का मतलब होता है 12th के बाद, आफ्टर ट्वेल्थ जो कोर्स करते हो ना, जैसे सीएमए कोर्स करते हो आप, इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो। सीएमए का मतलब हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो। नहीं माना है ना इसमें सर? क्यों नहीं मानेंगे भाई, 12th के बाद है या नहीं है? क्या क्या लिखा हुआ है? हायर एजुकेशन मींस एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। इवन अगर आप बीकॉम करते हो ना, तो आपको हायर एजुकेशन की पढ़ाई माना जाएगा, हायर एजुकेशन की पढ़ाई माना जाएगा। रिलेटिव इसमें कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल आएगा, मींस खुद, उसकी बीवी, उसके बच्चे, और साथ में कोई स्टूडेंट भी आ सकता है जिसके लिए वो इंडिविजुअल लीगल गार्जियन है। मान लो आपने कई लोगों को देखा, वो मामा के यहाँ पढ़ रहे होते हैं, अपने चाचा के यहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो जो मामा चाचा है ना, वो उनके माँ बाप तो नहीं है, लेकिन उनके लीगल गार्जियन है स्टूडेंट के, तो उनकी उनके उस स्टूडेंट के पढ़ाई की भी डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन किस चीज की मिलती है आपको? जो आपने लोन लिया ना, लोन की डिडक्शन नहीं मिलती। जब आप इस लोन को चुकाएंगे, वापस वापस रीपे करेंगे, तो साथ में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस खाली इंटरेस्ट की डिडक्शन है। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने इंटरेस्ट पे किया ना ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी। और ये डिडक्शन आपको मैक्सिमम 8 ईयर्स तक मिलेगी और ये स्टार्ट होगी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ रीपेमेंट। जब आप पहली बार लोन रीपे करेंगे ना, उसमें जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, वो पहला ही साल होगा, वहां से लेकर आपको 8 साल तक, वहां से लेकर आपको 8 साल तक की मिलेगी। ये हायर एजुकेशन ही तो है पिंटू झा। भाई मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया, हायर एजुकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है लॉ के अंदर। मतलब कोई भी एजुकेशन कोर्स ऑफ स्टडी जो पासिंग द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, आप चेक कर सकते हो। यस गाइस, 80E। 80E मिलती है असेसी को हिमसेल्फ और रिलेटिव के लिए। रिलेटिव का मतलब स्पाउस होता है, चिल्ड्रन होता है, और कोई स्टूडेंट भी हो सकता है जिसके लिए इंडिविजुअल लीगल गार्जियन है। हायर एजुकेशन का मतलब ऑल द स्टडीज टेकन आफ्टर पासिंग एसएससी। एसएससी का मतलब है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यस गाइस, आई हैव डन 80E। 80E याद रखेंगे, मैं दोबारा बोल दूं, 80E भाई साहब आप याद रखना। 80E का मतलब होता है जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे ना, पहले आपने लोन लिया, पहले आपने लोन लिया, अब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, पेड। जब फर्स्ट टाइम आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे ना, उस साल से आपको डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो 8 साल तक मिलेगी। बस ये वाली बात याद रख लेना, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना। कितना मिलेगा? जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा बेटा तू, उतना मिलेगा। जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा उतना डिडक्शन मिलेगा। यस सर।
ATGGB, दो डिडक्शन है, एक ATGGB है और एक ATGGC है। सुनो, अगर आप कोई डोनेशन देते हो, अगर आप कोई डोनेशन देते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को, यस गाइस, और आप इंडियन कंपनी हो, अगर कोई इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है, तो ये डोनेशन जो है ये आपको डिडक्शन मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन ये आपको तभी मिलेगी जब आपने अदर देन कैश किया है। एक भी अमाउंट कैश में नहीं होना चाहिए, सारा का सारा पैसा अदर देन कैश में होना चाहिए। आपको 80 GGB में मिल जाएगी। और अगर आप कोई और पर्सन हो, कंपनी पे करेगी तो 80 GGB में मिलेगी, अदर देन कंपनी पे करेगी तो 80 GGC में मिलेगी। डिडक्शन नंबर चेंज है, बाकी अमाउंट वही है 100%। और बिना कैश के पे करना है। पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने कोई डोनेशन दी है, लोकल अथॉरिटी तो देती नहीं है, आर्टिफिशियल ये लोग होते ही नहीं है। मेनली यहां पर कंपनी है, यहां पर अदर देन कंपनी है। तो 80 GGB में कंपनी, 80 GGC में अदर देन कंपनी। डन रहेगा, डन रहेगा, डन रहेगा, जल्दी बोलो। अच्छा भाई पिंटू साहब, मेरे को नहीं पता इस बारे में जो किसी सर ने क्या बताया था। जो लॉ में लिखा है मैं वो पढ़ाता हूं, वहां लिखा हुआ है आफ्टर पासिंग SSC सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। यस, 80 TTA, 80 TTA। भाई सुनो, भाई सुनो सुनो, एक 80 TTB भी आ गया है। तो दो सेक्शन है, एक AA, TTB। पहले मैं AA करवा दूं, फिर मैं TTB करवा दूंगा। सर देखो, आपने, आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है? हाँ सर, हमारा बैंक में सेविंग अकाउंट है। क्या उस सेविंग पे इंटरेस्ट आता है? हाँ सर, सेविंग पे इंटरेस्ट आता है। वो इंटरेस्ट ना 10,000 रुपीज तक डिडक्शन मिलती है। भाई लिख लो, 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है। और ये डिडक्शन आपको मिलती है 80 TTA में। अगर आपने किसी बैंक में या किसी कोऑपरेटिव बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और सेविंग से कोई इंटरेस्ट आता है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 10,000 रुपए तक की मिलती है। समझ में आ गया? सर आ गया। अलाउड टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को मिलेगी, अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सर इन्होंने ये हमारे जो खुद के बूढ़े हैं, मतलब हमारे रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, इनको अदर देन क्यों किया? क्योंकि इनको 80 TTBA में देने में देंगे हम, ठीक है। तो आपको, अगर आपको सेविंग अकाउंट है, उस पर कोई इंटरेस्ट आता है, तो आपको 10,000 रुपए तक की रिडक्शन मिल जाती है। ठीक है सर। इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी से आ सकता है, मतलब किसी बैंक से आ सकता है जहां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई है, या आपको किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आ सकता है जो इंगेज्ड है बैंकिंग बिजनेस में, चाहे वो कोऑपरेटिव मोर्टगेज बैंक हो या फिर कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक हो या कोई पोस्ट ऑफिस हो। और भाई कहने का मतलब है कोई बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये भी बैंकिंग ही है, और या फिर कोई पोस्ट ऑफिस हो, तो 10,000 रुपए तक होता है। 80 TTA और TTB मैं दोनों लिखवा देता हूं आपको, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। भाई भाई साहब बड़ा मस्त बनाया हुआ है। 80 TTA जो है ना, वो अमेंडमेंट हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2018। यस गाइस, फाइनेंस एक्ट 2018 ये कहता है, अगर कोई असेसी है और वो इंडिविजुअल है, HUF है, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है। नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन में एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन पे नहीं होगा, क्योंकि इसको हम यहां लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसको डिडक्शन मिलेगी सेविंग पर मैक्सिमम 10,000 रुपए की, ठीक है सर। अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, मतलब हमारा खुद का अपना बूढ़ा है, तो उसे मिलेगी इंटरेस्ट की डिडक्शन। अब चाहे वो सेविंग पे हो चाहे FD पे हो। ओए होए बुड्ढे लोगों, मजे हो गए तुम्हारे। तो भाई 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, अगर वो रेजिडेंट है, तो चाहे सेविंग पे ब्याज आए चाहे FD पे आए, दोनों ही एग्जेम्प्ट है। और लिमिट भी मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का है। 10,000 की जगह डिडक्शन जो है मैक्सिमम 50,000 रुपए तक है, 50,000 रुपए तक। कई पूछ रहे सर ये लेक्चर कब तक रहेगा? भाई साहब क्लास खत्म होगी, लेक्चर साथ में खत्म हो जाएगा। इसमें क्या बात है, हट जाएगा लेक्चर तो सर, लेक्चर तो साथ में हट जाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सर मैंने आपको 80 TTA भी कर, मैं आपको बताऊं सर, मैंने भाई साहब आपको 80C करवा दिया, 80G करवा दिया, 80GG करवा दिया, 80D करवा दिया, 80DD करवा दिया, 80DDB करवा दिया, 80U करवा दिया, 80 80E करवा दिया, 80TTA करवा दिया, 80TTB करवा। यार खूब सारी डिडक्शन करवा दी मैंने यार, ऐसी बात नहीं है भाई, देख ऐसे मत बोलियो। 80GGB करवा दिया, 80GGC करवा दिया, अरे वाह। मैंने तो भाई साहब झूठ मत बोलना, कसम है आपको, मैंने आपको काफी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लो जी 12 डिडक्शन तो मैंने करवा भी दी है, 12 डिडक्शन तो मैंने करवा भी दी है, करवा भी दी है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर, यहां तक क्लियर है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80
QQB नंबर वन अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली। ओए है QQB पता है अगर कोई राइटर है, राइटर भाई साहब, राइटर की बात कर रहा हूँ, राइटर समझते हो, जो बुक लिखते हैं, बुक कौन सी बुक, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, चाहे वो लिटरेरी हो, मतलब किसी भी तरह की, अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली हु इज द ऑथर ऑफ स्पेसिफाइड बुक्स वेदर लिटरेचर वेदर आर्टिस्टिक वेदर साइंटिफिक। अगर उसको कोई रॉयल्टी इनकम मिलती है और वो रॉयल्टी इनकम उसकी पीजीबी इनकम होनी चाहिए, मतलब भाई साहब बुक लिखना उसका पेशा होना चाहिए, बुक लिखना उसका पेशा होना चाहिए, बुक लिखना उसका प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मूवी थी ना बागवान, बागवान देखी थी अमिताभ बच्चन वाली, वो अपनी बीवी से अलग रहता है, तू वहां मैं यहाँ, मतलब ऐसे दुख दुख बनाता है, मैं मेरी बीवी से अलग हूँ, झूठा कहीं का। खैर जो भी है, तो वो उसको बुक भी लिख देता है और वो बुक से रॉयल्टी आती है। अमिताभ बच्चन को ना मिलेगी 80, क्योंकि भी उसको ना मिलेगी, क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन का बीजीवीपी नहीं है बुक लिखना। तो रॉयल्टी ऑन अकाउंट ऑफ लमसम और अदरवाइज डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 100% ऑफ रॉयल्टी और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। आगे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, सीधा एग्जांपल समझ में आएगा। मान लीजिए आपकी जो बुक है वो 10 लाख रुपए की बिकी, पूरे सेशन में 10 लाख की बुक सेल हुई और रॉयल्टी आपको मिलती है 1,80,000 की। लोग कहता है भाई साहब वैसे तो डिडक्शन होती है 3 लाख और 180 विच एवर इज लेस 180, पर रुको एक लिमिट है, आपकी जो बुक है ना उसके 15% से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपकी बुक जो सेल हुई है वो 10 लाख की सेल हुई है, 10 लाख का 15% 1.5 लाख हो गया, तो आपकी रॉयल्टी 180 है, 180 नहीं 150 और 3 लाख देखेंगे तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 1,50,000 की मिलेगी, 3 लाख की नहीं मिलेगी, 3 लाख की नहीं मिलेगी। रॉयल्टी अर्न फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर आपने इंडिया के बाहर से रॉयल्टी कमाई है और अगर आप पैसा इंडिया में लेके आते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर आपको रॉयल्टी इंडिया के बाहर से मिल रही है तो जो फॉरेन करेंसी में पैसा आपको इंडिया में लेके आना है वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर लेके आना है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। यस गाइस, आई हैव डन 80 कौन सा था ये, 80 QQB भी कर दिया मैंने। अब मैं आ रहा हूं अब मैं आ रहा हूं 80EE। मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं मान लीजिए भाई साहब आपने एक होम लोन लिया है, हमने कहा जी हमने होम लोन लिया है, बोले मान लीजिए आप रीपेमेंट करते हो, हमने कहा जी रीपेमेंट करते हैं, बोले उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा, हमने कहा जी इंटरेस्ट जाएगा, बोले इंटरेस्ट जो है वो अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलती है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल 2 लाख की मिलती है। बोले एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट 2,70,000 रुपए का हो तो क्या तो भी 2 लाख की मिलेगी, हमने कहा हाँ जी, अगर हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलती है। बोले ये कहाँ मिलती है 2 लाख की, हमने बोला जी ये सेक्शन ना 24 है, सेक्शन 24 में मिलती है 2 लाख की। तो बोले सुनो, अगर सेक्शन 24 सिर्फ 2 लाख की देता है, ऊपर कितने बच गए, हमने कहा जी 70,000 रह गए, तो बोले 80EE में ना आपको 50,000 रुपए और मिल जाएंगे, मतलब 2 लाख तो यहाँ ले लो और 50,000 आपको और मिल जाएंगे 80EE में, पर कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हमने कहा जी जल्दी जल्दी कंडीशन बताओ 80EE की, फिर हमें 50,000 रुपए की और डिडक्शन मिल जाएगी। बोले सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 1 आप रीपेमेंट करोगे, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ दो, उसकी डिडक्शन तो 80C में मिलती है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है 2 लाख तक की, हाँ, और 80EE में उसके ऊपर मिल जाएगी 50,000 की, हमने कहा जी ठीक है, ओवर एंड अबव 2 लाख। लेकिन कंडीशन है, एक तो आपने जो लोन लिया ना वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया होना चाहिए। ये लोन जो सैंक्शन हुआ है ना ये 1 अप्रैल 2016 या मार्च 17 के बीच हुआ होना चाहिए, ठीक है। 16-17 फाइनेंशियल ईयर में आपका लोन जो है वो सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है। लोन का अमाउंट जो है वो 35 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए और प्रॉपर्टी का अमाउंट 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और ये फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है सर जी। और असेसी के पास कोई और अपनी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिस दिन ये लोन सैंक्शन हुआ था। अगर ये सारी कंडीशनें पूरी हो जाएं, मतलब लोन 16-17 में होना चाहिए, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए, लोन 35 लाख तक का होना चाहिए, प्रॉपर्टी 50 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जिस दिन आपने लोन सैंक्शन हुआ था उस दिन आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो भाई साहब आपको 80EE में जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 50,000 रुपए की मिल जाएगी। 2 लाख वहां ले लो, 50 यहां ले लो। बोलो दिल खुश हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर जी खुश हो गया, सर जी खुश हो गया, सर खुश हो गया। 80EE सुनो, अब ये नया सेक्शन आया है, मतलब 80EE में ना एक समस्या है, मेरी बात सुनो,
80 डबल ई में एक समस्या है, उसको दूर करने के लिए इन्होंने 80 डबल ई ए ले आए। बोले भाई 80 डबल ई में समस्या ये है कि जो आपका लोन है वो आपका सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 के बीच में। अब भाई जो लोग आज लोन सैंक्शन करवा रहे हैं उनका क्या, उनको तो नहीं मिलेगी। तो इन्होंने 80 डबल ई ए एक नया सेक्शन बना दिया और इनमें पहली कंडीशन ये लगाई कि 80 डबल ई ए में तभी मिलेगी जब आप 80 ई ई में नहीं लोगे, ठीक है। और कुछ कंडीशन आप पूरी कर दो, हम आपको यहां दे देंगे। और यहां तो रिडक्शन का अमाउंट मैक्सिमम 50 था ना 2 लाख से ऊपर, यहां 2 लाख से ऊपर जो है वो आपको 1.5 लाख तक की रिडक्शन मिल जाएगी। आए हाय सर, आपने तो क्या एनालिसिस करवा दिया। अभी कहां देखो, दिस रिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल वेदर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन ये है कि इस इंडिविजुअल को 80 डबल ई नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बंदा अगर किसी बैंक से लोन लेता है प्रॉपर्टी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेता है, वहां भी ये दो नाम थे 80 डबल ई में, लेकिन यहां एनबीएफसी को मना कर दिया, एनबीएफसी वहां भी नहीं था, ठीक है। तो इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको मैक्सिमम पर 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगी, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल जाएगी। सपोज करो इंटरेस्ट 240 है तो आपको 24 बी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 लाख मिल जाएगी, बाकी 40 आपको 80 डबल ई ए में मिल जाएगा। कंडीशन पता क्या है, लोन अप्रैल 19 से मार्च 22 के बीच सैंक्शन होना चाहिए। भाई यही मेन, इसी वजह से सेक्शन डाला गया है। हाँ कुछ और भी बातें चेंज की है, वहां पर जो था प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यहां 45 लाख कर दिया। वहां फेयर मार्केट वैल्यू था, यहां स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कर दिया। ध्यान रखना, पेपर में लिखाएगा फेयर मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो 70 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 40 लाख है। आपको लगेगा यार एक्सीड कर गई 45 लाख से, भाई नहीं मिलेगी, मिल जाएगी भाई। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है, ये अपने को देखना ही नहीं है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी जिस दिन डेट लोन सैंक्शन होगा उस दिन आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बस। सर ये कंडीशन है, मैंने आपको 80 भी करवा दिया। यस गाइस, अब मैं आ गया हूं 80 बी के साथ। 80 डबल ई बी, पहले मैं आपको 80 डबल ई बी करवा दूं। होता क्या है सर, देखिए एक होती है गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, ओ भाई साहब ये ना बहुत मतलब पॉल्यूशन है भगवान। फिर चलती है डीजल पे गाड़ी, पोल्यूशन है भगवान। सीएनजी पे चलती है, पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन कुछ अदर अदर रीजन है इसके। एक अब गाड़ी चल रही है इलेक्ट्रिक, आए हाय इलेक्ट्रिक भाई साहब, मतलब आवाज भी नहीं आती। छोड़ो ना इन सब को, आज आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी लो ना। सर हम क्यों ले इलेक्ट्रिक गाड़ी, अरे तुम ले लो। अगर तुम इंडिविजुअल हो, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, और अगर तुमने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली और उस गाड़ी के लिए लोन लिया किसी बैंक से या एनबीएफसी से, तो जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना उसकी तुम्हें 1.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की 80 में डिडक्शन मिल जाएगी। यस गाइस, तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ कंडीशन है, लोन जो है वो ड्यूरिंग 19 से लेकर 23 तक सैंक्शन होना चाहिए। हाँ सही है, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर आप 80 बी की डिडक्शन तभी मिलेगी इंटरेस्ट की अगर आपने इस इंटरेस्ट को कहीं और सेक्शन में नहीं लिया। सर और सेक्शन में कैसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अगर मान लो मैं अपने बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीदूं इलेक्ट्रिक कार और मैं उसका इंटरेस्ट पे करता हूं, तो मुझे इस इंटरेस्ट की डिडक्शन पीजीबी चैप्टर में डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर मुझे पीजीबी मिल गई तो फिर मुझे 80 बी में नहीं मिलेगी। तो लो यही कहता है 80 बी में तभी मिलेगी जब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सर सही है, सर सही है, ये तो हमें समझ में आ गया सर। हाँ जी, भाई प्लीज एक बार लिख के बताओ आपको यहां तक क्लियर हो गया नहीं होगा। फटाफट लिखो, फटाफट 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 फास्ट। बहुत सारी डिडक्शन करवा दी मैंने। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। गाइस बड़े ध्यान सुनना, डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये भी आ सकती है। 80 डबल जे डबल ए किसको मिलती है, अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर है, यानी कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉयर है और उसने एम्प्लॉय रखता है तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती है। नंबर वन, एम्प्लॉयर के पास बिजनेस इनकम होनी चाहिए जो 44 ए बी में कवर होनी चाहिए, मतलब उसकी इनकम जो पिछले साल की टर्नओवर है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। और ये सिर्फ बिजनेस की बात करता है, प्रोफेशन की बात नहीं करता। हालांकि इसने 44 ए बी लिखा है लेकिन यहां पर बिजनेस इनकम लिखा है, प्रोफेशन इनकम नहीं लिखा। हु एम्प्लॉयड न्यू एम्प्लॉय इन हिज बिजनेस, अगर ये एम्प्लॉयर अपने कुछ नए एम्प्लॉय रखता है, कोई नए एम्प्लॉय रखता है, तो ये नए एम्प्लॉय को क्या देगा, सर ये नए एम्प्लॉय को सैलरीज देगा। तो इस सैलरीज की रिडक्शन तो उसको वैसे भी मिलनी है, सैलरीज की रिडक्शन तो वैसे ही मिलनी है, लेकिन जो ये सैलरी पे करेगा ना उसका 90% इसे और एक्स्ट्रा रिडक्शन मिलेगा 80 डबल जे डबल ए में। 3 सालों में मिलेगा 30%, 30%, 30%। ओके, धीरे धीरे आपको सारी कहानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते जाना।
नंबर वन बात करते हैं, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू एम्प्लॉयर हु हैविंग बिजनेस इनकम नॉट प्रोफेशन एंड कवर्ड अंडर 44AB, उसके पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर, एंड हु एम्प्लॉयड न्यू एम्प्लॉय इन हिज बिजनेस। ठीक है, डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जितने उसने एम्प्लॉय एडिशनल रखे हैं उनकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो सैलरी है, उस सैलरी का 30% पहले साल, 30% दूसरे साल, 30% तीसरे साल, यानी कि फॉर 3 असेसमेंट ईयर मिलेगी, इंक्लूडिंग असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच द एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जिस साल वो एम्प्लॉयमेंट देगा उसके असेसमेंट ईयर को पहला साल, उसका फिर अगला साल, फिर तीसरा साल। ठीक है सर। एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर में उसने नए एम्प्लॉय रखे, ये पहला असेसमेंट ईयर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यस गाइस, 30% उसको डिडक्शन मिल जाएगा, 30% उसको डिडक्शन मिल जाएगा। सही है, सही है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल, प्रीवियस 2021 में आपने नए एम्प्लॉय रखे, एड एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आई? मान लो 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए, ये प्रीवियस ईयर 20-21 है, इसका असेसमेंट ईयर बन गया 21-22। 20 लाख का 30% 6 लाख, 20 लाख का 30% 6 लाख, और 20 लाख का 30% 6 लाख। तो ये इस तरीके से उसको डिडक्शन मिलेगी, 21-22 में 30%, 22-23 में 30% और 23-24 में 30%, 6 लाख 6 लाख 6 लाख। और जो 20 लाख रुपए सैलरी पे कर रहा है ना, वो करंट ईयर में तो मिलेगी मिलेगी, पीजीबीपी के चैप्टर में जो सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय है वो तो मिलेगी मिलेगी। ये तो 80JJAA की बात कर रहा है। एसएससी, अगर एसएससी को सेक्शन 44A भी अप्लाई नहीं होता, यानी कि उसकी इतनी इनकम टर्नओवर नहीं है पिछले साल की कि उसको इस साल ऑडिट करवाना पड़े, तो ये सेक्शन डिडक्शन उसको एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल है जब 44A भी अप्लाई होगा, जब 44A भी अप्लाई होगा तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एसएससी अगर प्रोफेशन करता है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर बिजनेस करता है तो ये डिडक्शन मिलेगी। डन सर। क्वांटम ऑफ डिडक्शन 30% ऑफ द एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो भी आप उसे पे करेंगे ना, जो भी सैलरी उसे पे करेंगे, उसे इंप्लॉय एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट क्या है, एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट हम निल लेंगे कब? अगर देयर इज अ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंप्लॉय फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय एम्प्लॉयड एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर। मैं आपको समझाता हूं। 31 मार्च 2000, मान लीजिए 20, 31 मार्च 2020 को आपके पास जो एम्प्लॉय थे वो 200 थे, और आपने एडिशनल रखे, फिर हटा दिए, कोई नए रखे, कोई हटाए। 31 मार्च 2021 को अगले साल आपके जो लास्ट वाले दिन जो एम्प्लॉय है वो 200 है। हालांकि हो सकता है यहां पर आपने 50 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करवाए हो और 50 को आपने रिटायर करवाया हो सकता है, हो सकता है। तो लास्ट के दिन कितने हैं? 200। पिछले साल कितने दिन थे? 200। तो कोई आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये माना जाएगा कोई इंक्रीज नहीं हुआ, एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट निल माना जाएगा, कोई 30% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर कब मिलता है? जब मान लीजिए लास्ट ईयर आपके 200 थे और इस ईयर अगर आपके 220 है और आपने नए इंप्लॉय 20 रखे भी है, न्यू इंप्लॉय 20 रखे भी है, तो आपने नए इंप्लॉय रखे भी होने चाहिए और साथ में उसकी वजह से इंक्रीमेंट भी होना चाहिए लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के लास्ट डे से कंपैरेटिवली। तो इस 20 इंप्लॉय की जो सैलरी होगी ना, उसका आपको 30% का बेनिफिट मिलेगा। देयर एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट शैल बी निल if there is a no increase in the number of employee from the total number of employee employed as on the last day of the preceding year। मान लीजिए मार्च 21 को 100 थे, मार्च 22 को 120 है, तो आपको 20 एम्प्लॉई की आपको मिलेगी, न्यू कॉस्ट 20 मानी जाएगी। ठीक है। नंबर 2, एम्प्लॉई एमोल्यूमेंट्स आर पेड अदरवाइज देन, अगर आप सैलरी पे करते हो अदर देन अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस या अदर मोड, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपको इन 4 मोड से ही पे करोगे। इन द केस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू बिजनेस, कोई पहला साल है बिजनेस का, तो जितने भी इंप्लॉई आपने रखे होंगे वो सारे डीम टू बी एडिशनल इंप्लॉई माने जाएंगे, सबकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 30% वाली कोई इशू नहीं है। एक और बात, एडिशनल इंप्लॉई को 2 तरीके से डिफाइन किया गया, मींस एंड डज नॉट इंक्लूड। एडिशनल इंप्लॉई का मतलब एक ऐसा इंप्लॉई who has been employed during the previous year and whose employment has effect the increase in the total number of employee employed by the employer as on the last of the preceding year। एडिशनल इंप्लॉई का मतलब है एक तो उन्हें ज्वाइन करवाया गया और उनकी वजह से पिछले साल के आखिरी दिन से इस साल के आखिरी दिन में इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूं। क्या क्या नहीं आएगा? अगर कोई ऐसा इंप्लॉई है जिसकी सैलरी
25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो उसे एडिशनल एम्प्लॉय में काउंट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे एम्प्लॉय को रखो जिनकी सैलरी 25,000 से कम है। एन एम्प्लॉय हुज टोटल एमोल्यूमेंट आर मोर देन 25,000 रुपीज पर मंथ, 25,000 महीना है तो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 240 दिन से कम है, 240 दिन से कम है तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। हाँ, जो अगर कोई बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवियर है या कोई लेदर प्रोडक्ट का है तो 240 की जगह 150 दिन देखा जाएगा। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता तो उसे भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। एक छोटी सी कंडीशन है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसने 2021 में ज्वाइन किया और अब वो 240 दिन से कम काम करेगा तो उसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो लो ये कहता है कोई बात नहीं, अगर वो अगले साल कंटिन्यू रहता है और 240 दिन से ज्यादा काम करता है तो इस साल तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी लेकिन इस साल उसे डिडक्शन दे दी जाएगी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए मिलेगी अगर वो अगले साल 240 दिन कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अमोल्यूमेंट मींस, अमोल्यूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी जो आप पे कर रहे हो उसको सैलरी पे कर रहे हो बस वो आएगा उसके अंदर, बट उसमें कोई इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन वगैरह है वो नहीं आएगा। ठीक है ना। यस गाइस, मैंने आपको करवा दिया है 80 डबल जे डबल ए। तो 80 डबल जे डबल ए अगर कोई इंप्लॉयर है वो बिजनेस करता है, उसका प्रोसीडिंग ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, वो 44 एबी में कवर्ड है तो उसे 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 जो वो इंप्लॉय को टोटल अमोल्यूमेंट पे करेगा उसका 3 साल तक 30% मिलेगा। ये सब कुछ दिया हुआ उसके अंदर, मैंने आपको करवा दिया। यस गाइस, यस आई हैव डन। एंड अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है ATCCD। यस गाइस, कैफे कॉफी डे या कॉफी कैफे डे, कैफे कॉफी डे है ना। तो ATCCD बात कर रहे हैं। यस गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ATCCD। और ATCCD बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है। करण सिंह एटीपी भी है, एटीपी भी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलता है। इसके अलावा 2-4 सेक्शन और भी है लेकिन कुछ सेक्शन मैं आपको भी करने के लिए दूंगा, सारे नहीं करवा रहा बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन। मैंने मेजोरिटी करवा दी है, मेजोरिटी 90% आई हैव डन। 80 डबल जे डबल ए, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यस सर, यस यस यस, आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। देखो एक सेक्शन है 80C, आपको पता है वहां मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं, हाँ सर कर चुके हैं। वहां मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो 1,50,000 की मिलती है। एक सेक्शन है 80CCC, अब नया सेक्शन करवा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ, अगर कोई इंडिविजुअल किसी LIC के एन्युटी प्लान में पैसा लगाता है तो उसको भी डिडक्शन मिल जाएगी और ये भी 1.5 लाख की होती है। ठीक है। अब एक सेक्शन है 80CCD। सबसे पहली बात 80CCD कहता है, 80CCD कहता है अभी हम करेंगे 80CCD हम करेंगे। एक सेक्शन है 80CCE, वो कहता है बात सुनो, 80C की भी 1,50,000 मैक्सिमम है, 80CCC की भी 1,50 है। तो बात सुनो, 80C, 80CCC और 80CCD 1 तीनों को मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगी। तो भाई साहब एक सेक्शन है 80CCE जो ये कंडीशन लगाता है कि 80C, CCC और CCD1 तीनों को मिलाकर जो मैक्सिमम मिलेगी वो 1.5 लाख मिलेगी। तीनों को मिलाकर जो मैक्सिमम मिलेगी वो 1.5 लाख रुपया मिलेगी। ठीक है सर। आइए मैं आपको करवाता हूं 80CCD, कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम। बड़े सारे नाम है इसके, बड़े सारे नाम है, न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, बड़े सारे नाम दिए हैं। मैं इसको बोलता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। ठीक है ना। वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPS, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NPS। आइए प्लीज गाइस ध्यान से सुनना। अगर कोई इंप्लॉई, अगर कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो एम्प्लॉई हो और चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, 80CCD1 में उसको मिलती है डिडक्शन NPS में कंट्रीब्यूशन की। प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान। अटल पेंशन योजना, बिल्कुल सही करण सिंह, आपने बिल्कुल सही लिखा है, अटल पेंशन योजना में ये वाली डिडक्शन मिलती है। भाई देखो मैं अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, मैं करवाता हूँ रिवीजन। रिवीजन में मैं उतनी डिटेल में नहीं करवा सकता जितना हम डिटेलिंग होनी चाहिए क्योंकि टाइम, ये डिडक्शन जो है, जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट अगर कोई बैठा होगा यहाँ पे तो बता देगा 5 या 6 क्लासें मेरी इसमें लगती हैं, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, मतलब 5 या 6 क्लासें मैं लगाता हूँ रेगुलर बैच में। तो ऑफ कोर्स यार एग्जाम बच्चों के 27 तारीख को है तो 27 तारीख वाले बच्चों को 5-6 क्लास तो नहीं लगाई जा सकती। ठीक है ना। लेकिन हाँ मैं चाहूंगा कि जितना मैं करवा सकूं कम से कम उतना तो करवा ही दूं। तो आइए गाइस बड़े ध्यान सुनना। 80CCD, 80CCD मिलती है इंडिविजुअल को चाहे वो इंप्लॉय हो। देखो 80CCD नंबर 1 है, 1 सबसेक्शन 1 होता है 1। ठीक है ना। अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉय हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो,
या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया किसी एनपीएस में, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया किसी एनपीएस में, तो गाइज आपको 80 सीसीडी 1 के अंदर मिलती है, ठीक है। लेकिन 80 सीसीडी 1 की एक लिमिट है, 80 सीसीडी 1 की एक लिमिट है, और वो लिमिट है कि 80 सी, 80 ट्रिपल सी और 80 सीसीडी 1 तीनों को मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है। तीनों को मिलाकर आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की तक की मिलती है। तो इसलिए कई बार ना आपकी डिडक्शन मिलने से रह जाती है। तो लोग कहते हैं अगर आपकी डिडक्शन रह गई तो आप 80 सीसीडी 1 में ले सकते हो, बट मैक्सिमम 50,000 रुपए की। अभी समझाऊंगा पूरा। तो मैक्सिमम 50,000 रुपए यहां तक ले सकते हो। चलो पहले यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, अटल पेंशन योजना स्कीम, जो आप बोल रहे थे ना अटल पेंशन, वो मैंने लिखा हुआ है AYPS, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80 सीसीडी के अंदर। कितनी मिलेगी सर? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है तो आपको मिलेगी, ग्रोस टोटल इनकम निकलेगा आपका, यहां से मिलती है। आपको पता है जो 80 सीसीडी होगा, यानी कि 80C to 80U है, ये आपको यहीं से मिलेगी। ये आपको मिलेगी 10% ऑफ सैलरी और 1,50,000 विच एवरेज लेस। ये 10% ऑफ सैलरी मतलब क्या है? जितना आपने कंट्रीब्यूट किया, your contribution or 10% of salary whichever is less but subject to 1,50,000। मतलब 1,50,000 से तो ऊपर मिलेगी नहीं, 1,50,000 से ऊपर तो मिलेगी नहीं। और अगर मान लो आपने कंट्रीब्यूशन किया 1,20,000, ठीक है सर, आपने कंट्रीब्यूशन किया 1,20,000 और आपकी सैलरी बनती है मान लीजिए 10 लाख, 10 लाख का 10% बनता है 1 लाख, तो आपको 1,20,000 और 1 लाख, इन दोनों में लेस कौन सा है? 1 लाख। तो आपको 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 1,50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख है तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। डन हो गया? डन हो गया, हाँ ये डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपके पास 80C, 80 ट्रिपल सी और 80 CCD में जगह है, 80 CCD 1 में जगह है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 80C में आपका ऑलरेडी 70,000 रुपए डिपॉजिट है और 80 ट्रिपल सी में मान लीजिए आपका ऑलरेडी 50,000 रुपए डिपॉजिट है। सुनो सुनो, 50,000 रुपए डिपॉजिट है, ठीक है। तो 70 और 50 एक 20 हो गया। तो आपको 80 सीसीडी में मैक्सिमम 30 ही मिल पाएगी, क्योंकि इन तीनों का टोटल जो है वो मैक्सिमम 1,50 मिलता है। तो आपकी डिडक्शन तो 1 लाख बनती है, पर आपको मिलेगी 30,000। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, आपके पास जगह ही नहीं है। भाई आपके पास जो है इन तीनों का टोटल मैक्सिमम 150 जाएगा, इन तीनों का टोटल मैक्सिमम 150 जाएगा, और आपके पास ऑलरेडी 120 की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 30 ही मिल सकती है। तो लोग कहते हैं आपको 30 मिल गई, कितनी रह गई? 70 रह गई। 70 तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 80 सीसीडी 1B में आपको 50,000 रुपए और मिल जाएगी। यस गाइस, 80 सीसीडी 1B में आपको 50,000 रुपए और मिल जाएगी। ये 80 सीसीडी 1B है, ठीक है। तो नंबर 1, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपका कंट्रीब्यूशन और 10% विच एवर इज लेस बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। हाउएवर दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू द लिमिट 80 सीसीई की जो सर्टेन लिमिट है उस पर डिपेंड करेगी कि आपको कितना मिलता है। अगर पूरा मिल गया तो ठीक है, अगर पूरा नहीं मिला तो 50,000 तक आप 80 सीसीडी 1B में भी ले सकते हो। आपको दिखाता हूं कैसे। यहां तक मिल गया। मीनिंग ऑफ सैलरी वही है जो बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ एंटर प्लस कमीशन परसेंटेज, ठीक है, वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। 80 सीसीई कहता है कि आपको तीनों का टोटल मैक्सिमम 150 मिलेगा। सपोज एग्जांपल, आपका 10% ऑफ सैलरी 70,000 है, ठीक है, और मान लो 80 सीसी और ट्रिपल सी में ऑलरेडी 110 लगा हुआ है, तो भाई 110 लगा हुआ तो आपको मैक्सिमम 40 ही मिल सकता है। आपको मैक्सिमम 40,000 मिल सकता है, इससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकता। आपका था 70, आपको मिल 40 रहा, 30 रह गया, तो आपको 80 सीसीडी 1B में मिल जाएगा मैक्सिमम रुपीज 50,000 रुपए। बोलो भाई क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस सर हो गया। अगर कोई इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी आपको। अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसकी भी, और वो भी सेम है, 10% की है, बस यहाँ 1,50,000 वाली कोई लिमिट नहीं है, तो वही 10% ऑफ सैलरी है। मतलब अगर इंप्लॉई कंट्रीब्यूट करता है और इंप्लॉयर दोनों करते हैं तो आपको इंप्लॉई वाली की, अपनी वाली की 10 मिलेगी और इंप्लॉयर वाले की भी 10 मिलेगी। बस इंप्लॉई का जो 10 है ये 80 सीसीडी 2 है, जो इंप्लॉई का 10 है वो 80 सीसीई की, वो तीनों के साथ जोड़कर लिमिट देखी जाएगी और 80 सीसीडी 1B भी मिल जाएगी। और एम्प्लॉयर वाली है वो तो आपको सीधा 10% ऑफ सैलरी मिल जाएगी, वहां 1,50 वाली कोई दिक्कत है ही नहीं, 1,50 वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, और मेरी बात सुनो, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो 10% की जगह 14% देखना है, ठीक है। अगर बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो 10% की जगह 14% देखना है। नंबर 2, अगर इंडिविजुअल सेल्फ इंप्लॉयड है, अगर मान लो कोई सेल्फ इंप्लॉयड है तो 80 सीसीडी 1 में मिलेगी। 80 सीसीडी 1 मैंने बताया था, 80 सीसीडी 1 में चाहे इंप्लॉई हो या सेल्फ इंप्लॉयड हो। अब सेल्फ इंप्लॉयड में इंप्लॉयर तो होता नहीं है, इसलिए 10 और 10 नहीं मिलती, सीधा 20 मिल जाती है। 20% ऑफ द 20% ऑफ जीटीआई, लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू रहेगी
1,50,000, 150 से ऊपर नहीं मिलेगी। तो ये जो आपको मिलेगी ना, ये आपको मिल जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड को। यस गाइस, आई हैव डन 80 CCD। अब इसके बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, इसका विड्रॉल्स होता है, वो होता है, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, बट वो सारे क्वेश्चन मैं अभी नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज अ टाइम रेस्ट्रिक्शंस मेरे साथ हो गई है, वरना मैं सारे के सारे करता यहाँ पर। अभी थोड़ा मैंने लेट स्टार्ट किया इस टाइम रिवीजन, अगर जल्दी स्टार्ट किया तो दिखाता आपको पूरा करके, लेकिन थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शन है। बट एनीवेज गाइस, प्लीज टेल मी द डिडक्शन इज क्लियर और नॉट क्लियर। एक बार लिख के बताओ फटाफट कि आपको डिडक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपको आज जो करवाया है दैट इज रिवीजन। मैंने आपको रिवीजन करवाया और अप्रोक्सीमेटली 20 से ज्यादा डिडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। रिवीजन ऑफ मैंने आपको डिडक्शन करवा दिया है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यस गाइस, यहां तक मैंने करवा दिया। प्लीज गाइस एक बार लिख के बता दो फटाफट क्लियर और नॉट क्लियर, और मजा आया या नहीं आया गाइस। नहीं, बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। लो जी।